नमस्कार, सीएनबीसी आवाज मोतीलाल ओसवाल स्टूडियोज में आप सभी का स्वागत है। भारतीय बाजारों में एक और सत्र जहां पर भारी भरकम मुनाफा वसूली देखने को मिली है। चौतरफा बिकवाली की गिरफ्त में बाजार। एक समय ऐसा था कि हमने 19,080 का लेवल भी छुआ, वहां से कुछ रिकवरी देखने को मिली है, लेकिन मूड अभी भी मंदी की तरफ ही बैठ रहा है। क्या होगी आपकी रणनीति, उस पर करेंगे डिटेल में बातचीत, लेकिन पहले हेडलाइंस। शुरुआती रिकवरी के बाद फिर गिरा बाजार। निफ्टी 125 अंकों की कमजोरी पर कर रहा है कारोबार। इंट्राडे में 19,100 का स्तर भी तोड़ा। निफ्टी बैंक भी शिखर से करीब 550 अंक नीचे। इन्फोसिस, आईसीआईसीआई बैंक, आईटीसी, एचडीएफसी बैंक ने बनाया सबसे ज्यादा दबाव। नहीं थम रही मिड कैप और स्मॉल कैप की जोरदार पिटाई। आज फिर मिड कैप इंडेक्स, स्मॉल कैप इंडेक्स में पेन लगभग उच्चतम स्तरों से 2 से 2.5% तक लुढ़के। एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद खराब। मेटल्स को छोड़ सभी सेक्टर्स में बिकवाली का दबाव। निफ्टी रियल्टी इंडेक्स आज 1% टूटा। फार्मा, टेक्नोलॉजी, ऑटो स्टॉक्स में भी बिकवाली हावी। दिवाली से पहले सरकार का किसानों को बड़ा तोहफा। कैबिनेट ने एनपीके फर्टिलाइजर सब्सिडी को दी मंजूरी। सूत्रों के मुताबिक रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी दी गई। 22,000 करोड़ रुपए का आएगा खर्च। सीएनबीसी आवाज की एक्सक्लूसिव खबर। और नवरात्रि के दौरान मुंबई में जमकर हुई प्रॉपर्टी की बिक्री। नवरात्रि के टाइम पर प्रॉपर्टी रजिस्ट्रेशन 37% बढ़ा। 4,500 से ज्यादा रजिस्टर हुए घर। स्टैंप ड्यूटी रेवेन्यू 435 करोड़ के पार निकला। और निफ्टी में शुमार एशियन पेंट्स कल पेश करेगी अपने दूसरी तिमाही के नतीजे। करीब 53% बढ़ सकता है मुनाफा। मार्जिन्स में भी करीब 6% की ग्रोथ संभव। घरेलू वॉल्यूम्स में करीब 7 से 9% का इजाफे का अनुमान। एसीसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, कोलगेट और पीएनबी के भी नतीजों का बाजार को इंतजार। एक और सत्र जहां पर अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस देखने को मिल रही है। नमस्कार, मैं हूं हर्षदा, मेरे साथ दिल्ली से वीरू साथ दे रहे हैं। और ये मंडे का ही सत्र था जहां पर हमने काफी गहरी चोट आती देखी बाजार को, और फिर आज एक और फ्री फॉल का सेशन बनता दिखाई दिया। एक के बाद एक सभी लेवल्स दरअसल टेस्ट हुए हैं। 19,080, इनफैक्ट 74 आपको डे लो दिखाई दे रहा है निफ्टी पर। मिड कैप स्मॉल कैप्स में मार्कआउट ज्यादा है। मिड कैप मंडे को करीब 3% टूटे थे, स्मॉल कैप्स में 4% की गिरावट थी, और आज बस ये इंटेंसिफाई मैग्नीफाई होता दिखाई दिया है। वीरू, क्लियरली मूड खासा बिगड़ा है, लेकिन अगला सपोर्ट कहां पर है? क्योंकि हम 2-3 लेवल्स पर नजरें रख रहे थे। सितंबर का लो 19,255 उसको तोड़ा, फिर अगस्त का लो 19,200 वो भी टूटा, और फिर आज हमने देखा है जो शायद इस सीरीज का लो होगा 19,074 का सत्र का लेवल। वहां से कुछ घूमा बाजार और 154 के आसपास इस समय निफ्टी ट्रेड कर रहा है। तो ये जो रिकवरी आई है, इस पर क्या भरोसा किया जाए या नहीं? No, not exactly, हर्षदा। गुड आफ्टरनून, लेट्स होप फॉर द बेस्ट कि ये क्लोजिंग शानदार रहे स्विंग प्रोस्पेक्टिव से। बाकी मैं तेजी की बात नहीं कर रहा हूँ हर्षदा अभी यहाँ पर। देखिए हर्षदा, इस बाजार में अभी सपोर्ट ढूंढना थोड़ा सा इलॉजिकल सा है। मेरी आज सुबह की क्लियर कट अप्रोच जो आवाज ने एस्टेब्लिश की थी कि ये मार्केट सेल एंड सेल राइज का है। यही वर्डिंग सुबह मॉर्निंग कॉल में सुबह सोमवार को भी थी, सेल सेल ऑन राइज। आज भी यही थी। आज 2 बातें थी हर्षदा। अगर आप निफ्टी को देखें, जब आप और मैं क्लोजिंग कर रहे थे सोमवार को, तो एक बात यह हुई थी कि जो क्रैक हुआ था इंडेक्स, जब हम करीब 322 का इंडेक्स पे एक टारगेट लेके चल रहे थे, क्रैक हुआ था 380 के आसपास। फर्दर उसके बाद हम 280 तक का फॉल देखे गए थे। आज मेरी क्लियर कट अप्रोच थी, इट्स अ सेल ऑन राइज। कोई मैं सपोर्ट ढूंढने के बहुत इच्छुक नहीं हूं इस बाजार में हर्षदा। जरा पॉइंट्स लिख आइएगा मॉर्निंग के। रेजिस्टेंस का पॉइंट था पहला, और वो था करीब 19,388। स्क्रीन पे आएगा 383, 388। इसकी तरफ कोई भी पुल बैक मिले तो जरूर शॉर्ट कीजिएगा। पुल बैक आया भी सुबह सुबह, हम करीब 340, 50 की ट्रैजेक्टरी तक गए। और दूसरी बात थी हर्षदा कि हम अपने ट्रेड को चेक करेंगे 19,208 के स्तर पे। और आप यकीन मानिए, जो सुबह का डिप था, एक बार निफ्टी आया 19,209 को टेस्ट किया और फिर ऊपर गया, बट फिर कोलैप्स हुआ और 208 को 207 को फिर वॉलेट किया। 200 क्या था? देखिए, जब आपने 100 डे
सोमवार को तोड़ दिया तो दो लॉजिकल पॉइंट्स थे जिन पर शायद आप सपोर्ट ले सकते थे। एक था 19,200 जो कि मंथली कॉन्ट्रैक्ट में अब सबसे बड़ा पुट ओआई होल्ड करता था, और उसके बाद 19,000। तो 19,200 वॉलेट हो गया। अगर आपने शॉर्ट किया तो आपको अच्छा पैसा मिला। देखिए 19,140 पे आप ट्रेड कर रहे हैं, 19,080 का इंट्राडे लो था, बट मैं अभी भी नहीं मानता कि हमारे पास कोई लॉजिकल लो है इस वक्त। 1900 मतलब 19,020 की पॉसिबिलिटी मेरे को बहुत लग रही है। अब इस ट्रांच में तो नहीं, लेकिन हाँ कोई पुल बैक मिले तो जरूर शॉर्ट कीजिएगा, और अगर आपके पास है तो शॉर्ट रखिएगा, क्योंकि अब हम 100 डेमा के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहे हैं, और उधर आपका बैंक निफ्टी 200 डेमा के नीचे डिसाइसिवली ट्रेड कर रहा है। तो लॉजिकली 19,020 नेक्स्ट पिवट पॉइंट होगा। ऑप्शन स्टैट्स देखते हैं एग्जैक्टली। देखिए कल हमारी एक्सपायरी है। एक बहुत बड़े डिप के बाद अमूमन जब एक पुट राइटर को बहुत एक्सेसिव प्रीमियम मिलता है तो फिर वो एक सपोर्ट के तौर पे काम करता है, क्योंकि वहां पे पुट राइटिंग होती है। अब आप देखिए इंट्राडे बेसिस पे सबसे बड़ी पुट राइटिंग अब कोई लॉजिकल है, वो है 19,000 की स्ट्राइक पे 1.37 का सीआर का वहां पे आउटस्टैंडिंग हुआ है, और 19,200 पे अब करीब करीब 2 करोड़ का सवा करोड़ का आउटस्टैंडिंग हुआ है। तो हर्षता मैं अभी इस बाजार में कोई सपोर्ट नहीं ढूंढ रहा हूं। मेरे ख्याल से वैलिड जो पिवट पॉइंट है निफ्टी के लिए सपोर्ट लेने के लिए, वो भी आज और कल के प्रोस्पेक्टिव से सिर्फ वो है 19,020। और अगर आपके पास शॉर्ट है तो रखिएगा, और इंट्राडे में याद रखिएगा अपने शॉर्ट्स पे आपके एसएल वो करीब करीब आते हैं 19,210 की रेंज में। ठीक है, तो 200 आप वॉलेट कर चुके हैं, तो लॉजिकली अब आपका स्टॉप लॉसेस अपने शॉर्ट ट्रेड को कुशन प्रोवाइड करने के लिए 19,210 के आसपास होना चाहिए, बट वीकनेस परसिस्ट करेगी हर्षता। निफ्टी बैंक आज क्लियर कट व्यू था 43,300 43,500 पे। इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में सबसे बड़ा कॉल राइटर खड़ा था 43,300 43,500। जैसे ही ये ट्रेजेक्टरी मिले शॉर्ट करिएगा। पॉइंट क्या था 43,506 676। जब तक 506 नहीं बाय सकते हो इवन सोचिएगा भी मतलों के बारे में। और फिर उसके बाद कोलैप्स हुआ। कोलैप्स के बाद हमने क्या छुआ, लेके आइए जरा आज का इंट्राडे लो और सुबह का मॉर्निंग का बेस आपकी स्क्रीन पर हर्षता। हमने बिलीव किया था कि 42970 और 42740 हमें मिलेगा। अभी भी हम करीब करीब उसी ट्रेजेक्टरी में हैं। तो अगर आपके पास बैंक निफ्टी का शॉर्ट है तो भी रखिए। मेरे ख्याल से हर्षता करीब करीब 42,800 42,650 की ट्रेजेक्टरी में जाएगा। आप इस वक्त के स्टैट्स भी देख लीजिएगा। थोड़ी रिकवरी है, बट स्टिल इट्स अ सेल ऑन राइज फॉर मी एटलीस्ट। आपकी स्क्रीन पे आप जरा इस वक्त के स्टैट्स को देखिएगा। मैंने 6 स्ट्राइक्स आपकी स्क्रीन पे रखी हैं। 43,000 43,1 43,2। जरा इन स्ट्राइक्स का आउटस्टैंडिंग वाइव आप देखिए। 43,000 पे इंट्राडे में सबसे स्ट्रॉन्ग कॉल राइटिंग हुई। आउटस्टैंडिंग वाई 44 लाख, और नीचे पुट राइटर्स के पास कोई कन्विक्शन नहीं है, और कोई बड़ा कन्विक्शन आता है तो वो ऑलमोस्ट करीब करीब 50 लाख के आउटस्टैंडिंग वाई के साथ 42,600 42,700 42,500 के जोन में है। तो मेरे ख्याल से हर्षता अभी वीकनेस परसिस्ट करेगी। आपको हायर लेवल्स पर सेल करने के मौके मिले तो परहेज मत करिएगा। वीकनेस अभी परसिस्ट करेगी। डेली चार्ट्स आपके काफी खराब हो चुके हैं हर्षता। चार्ट्स बिगड़ते हुए अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस, और यहाँ पर अगर आप ध्यान दें कि मंदी वाले ट्रेड्स कौन से हैं, वो ट्रेंडिंग काउंटर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, क्योंकि क्लियरली ये मूड खासा बिगड़ रहा है। दिग्गज और मिड कैप्स दोनों की तरफ से हमने देखा है सेल साइड की पोजीशन। सो इन्फोसिस 2.5% नीचे, HDFC लाइफ, सिप्ला, NTPC, ये वो काउंटर्स हैं जहां पर सबसे ज्यादा मार दिग्गजों में बनती हुई। मिड कैप्स में देखिए श्रीराम फाइनेंस, और श्रीराम फाइनेंस के कल नतीजे आएंगे, उससे पहले खासी अनवाइंडिंग हो रही है। भारत फोर्ज 3% नीचे, गोदरेज प्रॉपर्टीज 2-2.5% नीचे। एक ऐसे दिन जहां पर वो नवरात्रि वाला डेटा मुंबई के मार्केट्स के लिए बहुत पॉजिटिव है। और हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स भी 2% करेक्ट करता हुआ। हैल ऑफ कोर्स टॉप गेनर्स में शामिल था, तो वहां पर प्रेशर आएगा ही। तेजी कहां पर है, टोरेंट फार्मा 3.5% के गेन्स पर, नंबर्स अच्छे हैं, आउटलुक बेहतर, तो स्टॉक चला है। डेल्टा कॉर्प के लिए आज थोड़ी सी राहत आती हुई। टाटा स्टील, जियो फाइनेंशियल सर्विसेज सरप्राइजिंगली आज करीब 1.5% तक का इजाफा बनता हुआ। और ये पीरियड दरअसल दशहरा, दिवाली एंड न्यू ईयर तक काफी इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि आप बिजनेस में पिकअप देखने को मिलेगा। कंपनी वैसे भी इंडिकेट कर चुकी है कि वो कई सारे मर्चेंट लोन्स, कंज्यूमर लोन्स देने के लिए अपना फुटप्रिंट काफी स्ट्रॉन्ग कर रही है, तो वो स्टॉक आज थोड़ा सा तेजी के मूड में। अब ऐसे में हमारे जानकारों की क्या रणनीति है, कैसे ट्रेड करें इस मार्केट को, गौरांग शाह से फंडामेंटल समझेंगे। टेक्निकल्स के लिए प्रकाश काबा, मानस जायसवाल, राजेश सातपुते, अमित सेठ हैं, रुचि जैन को कुछ ही देर में आगे जोड़ेंगे। आज चीनी कंपनियों पर फोकस, क्योंकि 12
साल के हाईस पर चीनी कंपनियां हैं। तो सेक्टर स्कैन में शक्ति शुगर के मैनेजमेंट से होगी बातचीत आगे। फिर MSCI में कोफोज, IDFC, फर्स्ट बैंक के वेटेज में बदलाव होने वाला है, इस पर यतिन को लेकर आएंगे। आज कैबिनेट की बैठक हुई, उसमें क्या फैसले निकल कर आए, लक्ष्मण रॉय जुड़ेंगे। साथ ही आने वाले नतीजों पर फोकस रहेगा। एशियन पेंट के नंबर्स, श्रीराम फाइनेंस के नंबर्स, क्या कुछ एक्सपेक्ट कर रहा है मार्केट, सुमित आपको बताएंगे। आज 250 पर मार्केट बिग बॉयज में हमारे साथ DR चोकसी फिनसर्व के MD देवेंद्र चोकसी है। फिर डीलिंग रूम का जायजा, BTST या आज ज्यादा STBT ट्रेड्स क्या बन रहे हैं, उस पर होगी बातचीत। और बीच में ऑफकोर्स चार का चौका भी आपके लेकर आएंगे। तो ये पूरा एक्शन आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे हम। चले ट्रेडर्स के लिए क्या ट्रेड्स इस समय बैठ रहे हैं उसकी बात करते हैं। गावा सर, गुड आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे का, तेजी या मंदी? मंदी, बिल्कुल। गुड आफ्टरनून टू यू। वेल, स्टॉक जो मैंने चुना है इस वक्त वो है सिप्ला। सिप्ला में तेज वीकनेस है, मैं कहूंगा ट्रेड करा 1159, स्टॉप होना चाहिए 1170। जो भी अगर रेजिस्टेंस शॉर्ट करना चाहिए, लो लेवल करीब 1140 के, वो वहां पर स्लाइड होने की संभावना है। तो आई थिंक वीकनेस है सिप्ला में, हो सकता है कल तक हो जाएगी, आज भी हो सकती है, हु नोस। सिप्ला वीक। सिप्ला शॉर्ट ट्रेड, सिप्ला ट्रेड करीब 1158 पे ट्रेड करता था, 1158.10 पे। शॉर्ट स्क्रीन पे क्या है, आज 20 डे की रेंज को, इनफैक्ट इसके तीन एवरेजेस 1180 पे आ रहे थे इकट्ठे, 20, 10 और 50, सबको वॉलेट किया इसने आज। अमित सेठ जी, गुड आफ्टरनून, आपका ट्रेड क्या रहेगा? गुड आफ्टरनून वीरेन जी, गुड आफ्टरनून अर्शदा मैम एंड एवरीबॉडी ऑन द पैनल। वीरेन जी, इस समय का मेरा ट्रेड शॉर्ट साइड पे रहेगा। हैवेल्स का अगर स्ट्रक्चर देखें तो काफी वीक हो गया है, स्टॉक ने अपना 200 EMA भी गिव अप कर दिया है। ये कंटिन्यूअस प्रेशर इसमें बना हुआ है और इसके मोमेंटम इंडिकेटर्स स्ट्रांगली ऑन द डाउन साइड है। तो हैवेल्स शॉर्ट करें। फ्यूचर्स में लगभग प्राइस इसका 1270-71 रुपए का है। टारगेट्स रहेंगे 1240 रुपए के और स्टॉप लॉस रहेगा 1285 का। में भी एक बिकवाली का ही ट्रेड आता हुआ। राजेश सातपुते, आपका ट्रेड? अर्शदा जी, गुड आफ्टरनून एवरीवन। मेरा सेल साइड का ट्रेड होगा, वो नजर है मेरी पॉलीकैप पे। आई थिंक यहाँ पे थोड़ी बिकवाली और होगी, 5050 के नीचे हम इसे बेचेंगे। स्टॉप लॉस रहेगा 5120 का। और जो टारगेट अनफोल्ड हो रहा है हर्षदा जी, थोड़ा सा डीपी है, 4900 से लेके 4850। तो इट्स अ सेल इन पॉलीकैप। पॉलीकैप, सिप्ला, हेवल्स, ये सारे आउट परफॉर्मर्स थे जहां पर अब मंदी का ट्रेड हमारे जानकार सुझा रहे हैं। गौरांग, गुड आफ्टरनून। एक और तगड़ा झटका मार्केट्स को लगता हुआ और मिड और स्मॉल कैप्स की सबसे ज्यादा धुलाई हो रही है। इस तरह के दिन फिर आप क्या रणनीति अपना रहे हैं, क्या सुझाया है, क्या चर्चा हुई है क्लाइंट्स के साथ? धन्यवाद हर्षदा आपका, और आप सभी को शुभ दिन हमारे तरफ से। मेरे ख्याल से ऐसे मौके बहुत कम मिलते हैं जब चौतरफा बिकवाली का माहौल हो और कमूमन राय एक तरफा बटी हो। छोटी मध्यम अवधि में कहना मुश्किल है क्योंकि 19,200 का स्तर तोड़ा है निफ्टी ने निर्णायक तरीके से, जो कि मेरे ख्याल से अगस्त महीने का एक निचला स्तर था। पूरा अगस्त का महीना आप देखेंगे तो 19,200 300 नीचे में और 19,400 500 ऊपर में पूरा अगस्त का महीना बिताया था। और FNO एक्सपायरी कल, खाड़ी में जो संकट है उसको लेकर के भी जो खबरें आ रही हैं वो मेरे ख्याल से परेशान करेगी न तो सिर्फ हमारे भारत के बाजार को लेकिन पूरे विश्व भर के बाजार। अब ऐसी परिस्थिति में छोटी मध्यम अवधि के लिए कुछ कहना तो मुश्किल होगा। हाँ, लेकिन एक बात मैं बिल्कुल कह सकता हूं कि अगर आपको आने वाले 6-8 महीने, साल भर की चिंता नहीं है और आप उससे थोड़ा बहुत अधिक समय दे सकते हैं, तो मेरे ख्याल से ऐसे मौके बार बार नहीं आते हैं जब आपको एक पोर्टफोलियो बनाने का मौका मिलता है। तो ब्रॉडर मार्केट्स में तो आपको बहुत ध्यान रखना है कि आप कौन से, खास करके स्मॉल कैप में, लेकिन मिड कैप में अर्शदा हमें लग रहा है कि कुछ ऐसे क्षेत्र है जहां पर आपको निवेश करना चाहिए। मिसाल के तौर पर IT रिलेटेड मिड कैप कंपनियां, डिफेंस क्षेत्र से जुड़ी हुई मिड कैप कंपनियां, ऑटो एंसिलरी से जुड़ी हुई मिड कैप कंपनियां, सीमेंट क्षेत्र से जुड़ी हुई मिड कैप कंपनियां, सीमित रखना चाहिए आपको अपनी पसंद को। और बैंकिंग में ऑफकोर्स वित्तीय क्षेत्र में मिड कैप कंपनियां अच्छी लगती है। और अगर आप ज्यादा वहां पर सोच नहीं लगा सकते हैं या फिर ध्यान नहीं दे सकते हैं, अभ्यास नहीं कर सकते, तो जाहिर है दिग्गजों की खरीदारी मेरे ख्याल से ऐसे समय पर काफी मायने रखती हैं और वहां पर ध्यान देना चाहिए। टॉपिक इस समय क्या है फिर गौरांग? माफ कीजिएगा, आपका टॉप पिक क्या रहेगा? कौन सा एक शेयर है जो आप सुझाएंगे इस समय?
शनिवार को आईसीआईसीआई बैंक के नतीजे आए थे, बहुत सराहनाजनक थे। और ये जो गिरावट है मेरे ख्याल से, अगर, क्योंकि मैंने वित्तीय क्षेत्र के आखिर में नाम लिया था, तो यही क्षेत्र मुझे सबसे ज्यादा पसंद आता है। ये गिरावट में आईसीआईसीआई बैंक में मेरे ख्याल से एक टॉप पिक रहेगी लंबी अवधि के लिए। कि लंबी अवधि के लिए आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स पर ध्यान दिया जाए, यहाँ पर एक अच्छा मौका रहेगा। और वैसे भी नंबर्स काफी स्ट्रॉन्ग थे। अच्छा, एक दो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां से थोड़ा सा सहारा मिला है। मेटल्स ध्यान दीजिएगा, जेएसडब्ल्यू स्टील, टाटा स्टील जैसे काउंटर्स, ये कुछ पॉजिटिव साइड पर है। हिंडाल्को में भी तेजी देखने को मिली है और ये कनेक्शन दरअसल थोड़ा सा ग्लोबल है, चाइना से आप जोड़कर देख सकते हैं, क्योंकि हांगकांग में प्रॉपर्टी रेट्स, प्रॉपर्टी खरीदना ज्यादा अट्रैक्टिव किया जा रहा है। वहां पर ऑफ कोर्स टैक्स जो है परचेज ऑफ प्रॉपर्टी पर काटा गया है, तो उसका कुछ एक प्ले देखने को मिलेगा। लेकिन राजेश सातपुते, ये फिर टाटा स्टील, जेएसडब्ल्यू स्टील के लिए कैसे प्ले आउट हुआ है? आज की जो मूव देखने को मिली है, क्योंकि ये भी इंडेक्स देखिएगा आप मेटल का, ऊपरी लेवल से कुछ हल्का हुआ और फिर से कुछ रिकवरी आने की कोशिश हो रही है। लेकिन किस तरह की पोजीशनिंग है इन स्टॉक्स में? हर्षद जी, अगर आप पोजिशनिंग की बात करें तो मुझे लगता है पोजिशनल वीक साइड की है, लेकिन जिनके हम लोग पिछले तीन दिनों से इसमें सेलिंग देख रहे हैं और हर इंपॉर्टेंट सपोर्ट से ये घूम रहा है, मीन्स रहा है यहाँ पे एक रिलीफ रैलीज है। तो दिस इज प्योरली स्विंग ट्रेड्स है। तो अगर हम टाटा स्टील की बात करें तो 120 से लेके 125 से लेके 128, 120, 125, 128। तो अगर आपके पास पोजीशन है तो स्विंग ट्रेड लेना है 120 के स्टॉप लॉस के साथ। 125 के आसपास छोटा हर्डल है, बाद में 128। और छोटा मोटा इधर उधर देख के अगर आप ओवरऑल मेटल सेक्टर देखें तो मुझे लगता है आज जो मिल रहा है वो इट्स कंप्लीटली अ रिलीफ रैली। इस बीच याद रखिएगा, रिलायंस थोड़ा सा स्टेबल हो रहा है। रिलायंस डेफिनेटली एक पुलबैक स्पॉन्सर करने में सक्षम है। याद रखिएगा मेरे शब्दों के लिए, मैं सिर्फ इंडेक्स के पर्सपेक्टिव से बात कर रहा हूं। और हमें अगर शॉर्ट करने की एक और अच्छी ट्रेजेक्टरी मिल सकती है तो, या फिर हायर लेवल्स मिल सकते हैं, तो कौन सा स्टॉक दे सकता है वो? और रिलायंस आपकी स्क्रीन पे 2262 पे एक बार टिक बाय टिक लेके आइए। इंट्राडे में लगभग 2240 के अगेंस्ट लगभग 20 रुपए की रिकवरी के साथ अब हम दोनों ही इंडिसेस, आप देखिए निफ्टी हेडिंग टुवर्ड्स 19200, यानी जो मिड सेशन का ब्रेकडाउन पॉइंट था उसको फिर से रीगेन करने की कोशिश करता हुआ, और एग्जैक्टली उसी वक्त करीब 1248 पे जो निफ्टी बैंक ने 43,000 ब्रीच किया था उस जोन को, यानी आज के दो बड़े कॉल राइटर्स के जोन में फिर इंडेक्स जाने की तैयारी करते हुए मानस हमारे साथ मौजूद है इस वक्त। मानस, एक बार जरा इंडिसेस पे अपना व्यू दीजिएगा। मैं आई थिंक डेटा स्पेसिफिक व्यू दे रहा हूं। हमने 100 डेमा ऑन, आप समझिए निफ्टी तोड़ दिया, 200 डेमा निफ्टी बैंक पे तोड़ दिया। इंडिसेस को आप कैसे अप्रोच कर रहे हैं? आपका एक सेकंड थॉट जानना चाहूंगा मैं। देखिए, इंडाइसेस का जो व्यू है वो काफी निगेटिव है वीरेन जी। काफी समय के बाद 100 डे डीएमए ब्रीच हुआ है निफ्टी में। और इम्पॉर्टेंट ये है कि कल जो लास्ट सेशन था उसमें निफ्टी ने हेड एंड शोल्डर पैटर्न का नेकलाइन ब्रीच किया है। टारगेट काफी बड़े आते हैं उसके, करीब 18,400 के आसपास, बट फिर वहां उतने बड़े टारगेट की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, लेकिन एटलीस्ट आई थिंक 200 डे मूविंग एवरेज जो कि 18,800 825 के आसपास है, निफ्टी उसको टच कर सकता है। और तब तक के लिए तो हर उछाल पे बिकवाली करने की राय रहेगी। और देखिए, बैंक निफ्टी ने अब 200 डे मूविंग एवरेज ब्रीच किया है। अगर हम टेक्निकली देखें तो ये काफी नेगेटिव साइन है, जिसको देखते हुए आई थिंक आप 42,000 तक के भी टारगेट देख सकते हैं बैंक निफ्टी में। तो दोनों इंडाइसेस वीक लगते हैं, इसलिए दोनों इंडाइसेस में कॉशियस रहिए और कभी उछाल मिले तो बिकवाली करनी चाहिए। जी हाँ, और याद रखिएगा जो बार बार मैं हल्का सा लीड देता हूं, हेडिंग टुवर्ड्स ऑप्शन रेंज, मतलब 42,950, 43,000 और निफ्टी बैंक, और निफ्टी के लिए 19,200 आज के लिए वो पॉइंट है। अच्छा, आज कुछ बड़े क्रैक्स में से बड़ी जो ब्रेकडाउन है उसमें से एक था, जरा लेके आइएगा स्क्रीन पे, HAL। और HAL ने आज, आप यकीन मानिए, ये जो डिफेंस का मूव था जिसमें इस स्टॉक ने 8 मार्च 2022 को, यानी यूक्रेन रशिया की वॉर से पहले या फिर उस दौर में ही जो एक तेजी ली थी, आज फर्स्ट टाइम आई थिंक या थर्ड टाइम, मेरे ख्याल से माफ कीजिएगा, थर्ड टाइम इसने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज के जोन को वॉलेट किया है। अमित, आप HAL पर व्यू क्या रखते हैं? आई मीन, सुबह मैंने कई स्टॉक्स पे ये प्रश्न पूछा था कि एक रीजनेबल आपका एग्जिट पॉइंट क्या होना चाहिए इन स्टॉक्स में से, फुल नहीं तो एटलीस्ट पार्शियल। HAL में क्या वो 1800 का लेवल होगा आपके मुताबिक?
एचएल का स्ट्रक्चर काफी वीक है, सिमिलरली बीएल का भी स्ट्रक्चर वीक है। दोनों स्टॉक्स देखें तो ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न्स काफी विजिबल हैं। इनफैक्ट एचएल में मेरी लास्ट वीक लगभग 1900 के आसपास जब उसने अपना 50 डेमा ब्रेक किया था तो एक शॉर्ट कॉल भी थी। बट ऑलरेडी क्योंकि एक बार अच्छा खासा इसमें एक करेक्शन आ चुका है, ट्रेंड डाउन है लेकिन करेक्शन आ चुका है, तो एक बार यहाँ पे पार्शियल प्रॉफिट जरूर बुक करना चाहिए। लेकिन मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड 1860 1875 वंस अगेन एक स्टिफ रेजिस्टेंस रहेगा, क्योंकि स्टॉक में एक लो रहा है, लो लो उसके पैटर्न बनना शुरू हो गए हैं। तो वहां पे अगर कोई कंफर्मेशन मिलता तो सेल ऑन राइज हम फिर से एचएल में डिप्लॉय करेंगे। आपके लिए एचएल पर व्यू हुआ, लेकिन आज जो हमने देखी है विकेट्स गिरती हुई अक्रॉस द बोर्ड, टेलीकॉम, पावर, रियल एस्टेट, कैपिटल गुड्स में। कैपिटल गुड्स की बात थोड़ी सी और डिटेल में करते हैं। अमित, आपने हेवल्स पर एक शॉर्ट कॉल दिया, लेकिन इसी सेक्टर के दिग्गजों की क्या स्थिति है? एलएनटी जैसे ट्रेड्स, आपके भेल जैसे ट्रेड्स, वहां पर रुझान क्या बनता दिखाई दे रहा है? जी भजना मैम, अगर ये पूरा सेक्टर देखे तो हमने यहाँ पे एक काफी शार्प रनअप देखा था। स्टॉक्स लाइक एलएनटी, एबीबी, दे ऑल डिड वेरी वेल। लेकिन ऑफ लेट हम देख रहे हैं कि इन सब स्टॉक्स में एक राउंडिंग पैटर्न, डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न बना है और स्टॉक ने अपना 10-20 डेमा इन सब स्टॉक्स ने ब्रेक किया है, स्पेशली एलएनटी ने। और अगर हम 20 डेमा का जो स्लोप देखें, दैट इज ऑल्सो पॉइंटिंग डाउनवर्ड्स। तो इसका इमीडिएट सपोर्ट लगभग 50 डेमा के आसपास आता है। तो मुझे लगता है कि एलएनटी में जो अभी बिकवाली हमने देखी है लगभग 2850 के आसपास, 2900 के आसपास वहां पे जाके थम सकती है। बट स्ट्रक्चर अभी भी नेगेटिव है। एबीबी हैज बीन अ कंटिन्यूअस सेल जब से इसने लगभग 4000 के 4050 4075 के लेवल्स टूटे। लेकिन एबीबी अब एक बार 200 डेमा अप्रोच कर रहा है, तो किसी की शॉर्ट पोजीशन है तो एक बार स्क्वायर कर लेना चाहिए, फिर कोई राइज आए तो वहां पे हम फिर कंसिडर करेंगे इसमें शॉर्ट पोजीशन की। ओके, एबीबी इंडिया आपकी स्क्रीन पे करीब करीब 3936 के जोन में आके ट्रेड करता हुआ। अच्छा, अब कुछ और स्टॉक्स को मैं आपकी स्क्रीन पे रखूंगा जो कि आज काफ़ी पेन से गुजर रहे हैं। आज निफ्टी आईटी याद रखिएगा, सुबह सुबह हल्का सा एक पुल बैक लिया था, लेकिन उसके बाद थोड़ा सा कोलैप्स हुआ। निफ्टी आईटी ने आज फाइनली अपना 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज का जोन छुआ। डाटा साहब एक काम कीजिए, क्रमबद्ध तरीके सारे के सारे आईटी काउंटर्स रखिए। मैं एक बार स्क्रीन पे लेके आता हूँ निफ्टी आईटी के सारे स्टॉक्स एग्जैक्टली फ्रॉम एचएल टेक्नोलॉजीज। एचएल टेक्नोलॉजीज आज फिर भी स्टेबल है एट 50 डेमा, हल्की हल्की स्कैनिंग करता हूं मैं यहाँ पे 50 डेमा। इन्फोसिस क्रैक बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस। एलएनटी टेक्नोलॉजी सर्विसेज बिलो 100 डेमा। एलएनटी माइंडट्री अभी भी करीब 50 डेमा पे ट्रेड करता हुआ। एम्फेसिस अभी भी बिलो ऑल मूविंग एवरेजेस। पर्सिस्टेंट सिस्टम अभी भी स्ट्रॉन्ग, अभी भी इस दौर की हाईएस्ट ट्रैजेक्टरी पर। टीसीएस एट एग्जैक्टली 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और साथ ही साथ टेक महिंद्रा एग्जैक्टली एट 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। यानी अगर आपने चार्ट्स को देखा और रीड किया जो मैंने अब तक बोला, उसके मुताबिक सबसे बुरी परिस्थिति में कोई स्टॉक विद इन द आईटी है, दैट्स ओनली इन्फोसिस। प्रकाश सर, इन्फोसिस पे आपका टेक, आप कैसे अप्रोच करेंगे? सुबह भी बात हुई थी हमारी, एक रेंज बेस टूट गया यहां पर, सबसे ज्यादा पेन यहीं पर ही है, शॉर्टिंग यहीं पर ही हुई है। आपका टेक इन्फोसिस को ट्रेड करने का कोई तर्क आपके पास? $14.20 के आसपास अब ये सेल मोड पर है। अगर कोई रैलीज मिलती है तो मेरा पेज देने का मौका है होना चाहिए। 1400 का कोई स्टॉप लगा चले तो पॉसिबल है कि और लोअर लेवल देखेंगे, शायद इवन 1300 इज पॉसिबल आते दिनों में। है तो वीक, सेल मोड पर है, लेकिन इतना है कि एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन होते रहेंगे, एक्सपेंशन को बेचना है और कॉन्ट्रैक्शन को फिर खरीद लेना है। ये एक स्ट्रेटेजी अपना के चलें तो मेरे ख्याल से मुनाफे का सौदा बन सकता है इन्फोसिस में एक ट्रेड क्लियरली हाँ बनता हुआ। अच्छा, मानस हमारे साथ जुड़ रहे हैं। मानस, आपने ट्रेड नहीं दिया, बताइए वो ट्रेड क्या रहेगा इस घंटे का? अर्चना जी, जो ट्रेड है वो बिकवाली करने का ट्रेड होगा और आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करनी है। पैटर्न अगर आप देखेंगे तो नेगेटिव है। स्टॉक ने कुछ इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस ब्रीच किए और सबसे इंपॉर्टेंट ये कि 200 मूविंग एवरेज के नीचे आज फिसला है, वहां पर वॉल्यूम्स देखने को मिल रहे हैं। तो आईसीआईसीआई बैंक में बिकवाली करनी है। इसके फ्यूचर में आप बिकवाली कर सकते हैं। 915 रुपए के आसपास ट्रेड हो रहा है। 926 के स्टॉप लॉस से बिकवाली करिए और 895 तक के भाव आपको आईसीआईसीआई बैंक के फ्यूचर में देखने को मिल सकते हैं। ऑप्शन में भी आप ट्रेड ले सकते हैं। जो नवंबर मंथ का 910 वाला पुट ऑप्शन है, वहां पर आप खरीदारी करिए। 15 रुपए के भाव चल रहे हैं। 10 रुपए के स्टॉप लॉस से 25 रुपए के टारगेट के लिए इस ऑप्शन में भी आप खरीदारी कर सकते हैं। की सलाह यहाँ पर
मोमेंटम के साथ इधर बिकवाली करके चले। अच्छा गौरांग, आपकी राय में डेल्टा कॉर्प पर लेना चाहूंगी। डेल्टा कॉर्प के लिए आज ऑफ कोर्स वो हाई कोर्ट से थोड़ी सी राहत बनी है। अब कितना इनको क्वांटम में इवेंचुअली जीएसटी देना होगा उसकी जानकारी नहीं है, लेकिन जो अच्छी खासी 23,000 22,000 करोड़ की मांग थी उस पर तो कुछ समय के लिए विराम लगा है। ये आज जो थोड़ा सा रिलीफ रैली देखी गई है, क्या ये मौका है स्टॉक से निकलने का? सिलसिला और मामला नोटिसों का थमा है कि नहीं, इस पर ही सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह। और जो आंकड़े नोटिस के हमारे और आपके समक्ष है, वो आंकड़े देख करके तो मेरे ख्याल से काफी कुछ परिस्थिति खराब होने की संभावना है। अब डेल्टा कॉर्प के ऊपर विशेष टिप्पणी नहीं करेंगे खरीदारी बेचने की या बने रहने की, क्योंकि कवरेज नहीं है। लेकिन ऐसी परिस्थिति में चाहे वो डेल्टा कॉर्प हो या फिर कोई दूसरी अलग क्षेत्र की कंपनी हो, जब तक ये मामला सुलझ नहीं जाता है तब तक एक लटकती तलवार बिल्कुल रहती है उस कंपनी के शेयर के दामों के ऊपर। तो थोड़ा सावधान रहने की जरूरत है। सावधान रहे, अभी भी खराब खबरों की तलवार जो है लटक रही है, तो इट्स नॉट आउट ऑफ द वुड्स। थोड़ी सी राहत जरूर मिली है, इसीलिए आज का बाउंस उस लिहाज से एक प्ले है। शायद अगर आप फंसे हैं तो इन लेवल्स पर एग्जिट कर सकते हैं। चलिए एक स्पेस की बात करते हैं जो आज थोड़ी सी हरियाली में था, वो है चीनी कंपनियां। शुगर के प्राइसेस इंटरनेशनल मार्केट में 12 साल की ऊंचाई पर पहुंचते हुए दिखाई दे रहे हैं। अब इससे क्या संकेत लिया जाए, कितनी और बढ़ सकती है दाम, इस सब पर बात करते हैं शक्ति शुगर्स के सीएमडी मिस्टर एम मणिकम। मिस्टर मणिकम, स्वागत है आपका सीएनबीसी आवाज पर। क्लियरली इंटरनेशनल मार्केट्स में आसमान छू रहे हैं भाव, इसका कितना फॉलो थ्रू भारतीय प्राइसेस में देखने को मिला है, अगर उसका एक अंदाजा पहले दे सके? See, India is artificially controlled market. Okay, we have closed borders, open borders as the government decides. And even today, I think we're selling sugar about 37 rupees, whereas the world market is at 60 rupees. Okay, so ideally we should be allowed to export and get the benefit to the farmers. But we are not allowed to export and also give a higher price to farmers. So today the production has come down, one on account of drought, and where there is a possibility to produce cane, we are not able to produce because we are not paying enough to the farmers. But this has been a problem for the last 75 years, ever since we got independence. I think we've never had a stable sugar policy. Every time we had a stable sugar policy and then something happened, everybody would change the policy again. So to my knowledge, I've been in the industry now for almost 45 years, and I've seen about 10 policies, right? So I think the sugar prices will go up a little more, and the government has stopped exports. So we will probably be a closed market, and they cannot import sugar to bring the sugar prices down. They should allow the sugar prices to move up. But today, actually, if you look at the cane price of something like 2,700, our sugar should be about 45 rupees. So we are still at 37. So we are below parity. ओके मिस्टर मणिकम, एक और चीज़, अभी तक पिछले लास्ट 2-1.5 महीने में डिमांड कैसी रही है, और क्योंकि फेस्टिवल सीजन अभी हमारे आगे खड़ा हुआ है, अभी डिमांड और कितनी पिकअप हो सकती है? और एक और चीज़ सर, वो जो शुगर केन अवेलेबिलिटी है, क्या वो भी काफ़ी कम है इस वक्त? इस पर आपकी टिप्पणी, योर टेक? Yeah, there is a drought, and so the sugarcane availability is coming down, one, but the costs have gone up. Labor costs are going up. And, this festival is a story which we hear every year. We get the festival every time. And today you are buying, let's say, a mithai at 500 rupees a kilo, and sugar is costing about 40 rupees a kilo. So sugar is hardly the cost of, the one which drives up the cost of mithai. What is driving up the cost of mithai is ghee and dalda and everything else. But so, everybody blames sugar. I would think the government should take a more pragmatic policy and not talk about, festivals and shortages and all that. They should allow a good price to go to the farmer so that we can get a better price. And also now with the fuel prices going up, there's a lot more diversion going into ethanol. So you will have a lot of pressure coming in through the energy source also. I was just coming to that, Mr. Mahalingam. And of course, everyone blames sugar. It's because that's an easy target. It's a low ball when it comes to putting on weight as well. But the ethanol prices, Brazil ethanol की कीमतें करीब 3 महीनों के हाईस पर है.
Is that going to be a driving factor further for ethanol prices? And are you, especially for Shakti Sugars, are you diverting more sugar towards ethanol in the future? Are you ramping up production of ethanol? No, in Tamil Nadu, most of us don't produce ethanol. Most of us on sugar. So we sell more alcohol and sugar. So we don't have a huge ethanol production in Tamil Nadu. Most of the ethanol for Tamil Nadu comes from Maharashtra. The reason why the energy prices are going up now is this problem in the Middle East. Okay, so you're seeing suddenly there's a flare up in the Middle East. The oil prices are moved up by about $15-20. And today there's a clear switch between energy crops and energy and oil prices. So you see the change happening very quickly. So they should allow this to track the market price rather than keeping. In fact, sugar should have been around 50 rupees even a year back. And we were selling at 30-35 rupees. So obviously we couldn't encourage the farmers to come through. So this is a problem which is man-made, in my opinion. I completely get it. बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए मिस्टर मणिकम। तो क्लियरली चीनी की कीमतें आसमान छू रही हैं, लेकिन भारत में इन कंपनियों को शायद उतना मौका नहीं मिलेगा प्राइस हाइक करने का, कंसिडरिंग यहाँ पर सरकार ने एक तो कर्ब्स एक्सटेंड कर दिए हैं एक्सपोर्ट पर, और ऑफ कोर्स भारत में कितनी आप चीनी के दाम बढ़ा पाएंगे, स्पेशली त्योहारों के सीजन में। स्टॉक्स आपके सामने थोड़ी सी हरे निशान के साथ ट्रेड करते हुए दिखाई जरूर दिए हैं। गौरांग, आपकी क्या राय रहेगी चीनी कंपनियों पर? देखिए हर्षदा जी, दिक्कत यही है कि दाम बढ़ाने में बहुत कठिनाई होती है। सरकार के तरफ से कोई ना कोई नीतियों में परिवर्तन किया जाता है और प्रतिबंध लगाया जाता है। इस साल क्योंकि बारिश की मौसम में किल्लत थी और 3 बड़े राज्य हमारे भारत देश में जो सबसे ज्यादा गन्ना उगाते हैं वो है उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटका। जाहिर है जब गन्ना कम उत्पादन होता है तो चीनी की किल्लत भी होती है और उसी के कारण सरकार अपनी नीतियों में बदलाव करते हैं और प्रतिबंध लगा देते हैं। एक समय पर बलरामपुर चीनी पर कवरेज थी, लेकिन हमारे लक्ष्यांक आने के बाद उसको निकाल दिया गया है। तो फिलहाल कोई स्पेसिफिक कवरेज नहीं है, लेकिन यहाँ पर भी उन सब कंपनियों पर ध्यान देना चाहिए जिनकी बैलेंस शीट मजबूत हो, डेट को लेकर के समस्या थोड़ी कम हो। देखते हैं यहाँ पर क्या रुझान फिर आगे बनता हुआ दिखाई देगा। चीनी स्टॉक्स आज तो होल्ड आउट कर रहे हैं। अच्छा, चीनी से अब फर्टिलाइजर की तरफ बढ़ते हैं, क्योंकि कैबिनेट की आज बैठक में न्यूट्रिएंट बेस्ड फर्टिलाइजर सब्सिडी को मंजूरी मिल चुकी है। सूत्रों के मुताबिक रबी सीजन के लिए फर्टिलाइजर सब्सिडी तैयार की गई है। ज्यादा डिटेल्स और एक्सक्लूसिव डिटेल्स के पास अकेले चलते हैं लक्ष्मण रॉय के पास, हमारे इकोनॉमिक पॉलिसी एडिटर। लक्ष्मण, बताइए क्या हाथ लग रही है खबर? देखिए, दरअसल यहाँ पे कैबिनेट की बैठक खत्म हुई है कुछ देर पहले। उस बैठक में सरकार ने न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की नई दरों का ऐलान किया है। ये जो नई दरें हैं ये रबी सीजन के लिए है, और रबी सीजन के लिए जो नई दरें हैं उसमें न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी पीएनके फर्टिलाइजर के लिए किया गया है। बता दूं कि पीएनके में 4 तरह के फर्टिलाइजर शामिल होते हैं, जिसमें नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटाश और सल्फर होता है। तो नाइट्रोजन के लिए 47 रुपये 02 पैसे होगा प्रति केजी सब्सिडी। फॉस्फोरस के लिए 20 रुपये 82 पैसे प्रति केजी होगा सब्सिडी। पोटाश के लिए 2 रुपये 38 पैसे। तो सल्फर के लिए 1 रुपये 89 पैसे प्रति केजी के हिसाब से ये सब्सिडी दी जाएगी। तो ये तो रही बात आपको पीएनके फर्टिलाइजर के लिए सब्सिडी की नई दरों की। लेकिन इन सब के अलावा सरकार ने डीएपी के लिए अतिरिक्त 4,500 रुपये प्रति टन सब्सिडी देने का फैसला लिया है। ये भी रबी सीजन के लिए होगा। ये जो 4,500 रुपये प्रति टन सब्सिडी दी जाएगी ये डीएपी के लिए दी जाएगी। तो ये डीएपी के लिए अतिरिक्त सब्सिडी, और इसके अलावा पीएनके फर्टिलाइजर की जो सब्सिडी, इससे करीब 22,000 करोड़ रुपए सरकार के कह सकते हैं सरकार को इस पर खर्च होगा सब्सिडी के तौर पर, और ये रबी सीजन के लिए होगा। इससे माना जा रहा है कंपनियां और किसान दोनों को फायदा होगा। लक्ष्मण जी, तो आप कह सकते हैं कि एज ऑफ नाउ इन सब कंपनियों के लिए, फर्टिलाइजर कंपनियों के लिए एक बड़ी राहत है। प्लस अगर मैं इसको भी बाइफरकेट करूं, इसको भी बाइसेक्ट करना चाहूं, ज्यादा फायदा किन कंपनियों को होगा इसमें, फर्टिलाइजर में ही? देखिए
हाँ, दरअसल ये जो है यूरिया की सब्सिडी से अलग तरीके की सब्सिडी होती है। यूरिया की सब्सिडी के तुलना करें तो जो कंपनी जितना ज़्यादा यूरिया बेचेगी उतना ज़्यादा उनको सब्सिडी मिलेगा। वो फॉर्मूला यहाँ नहीं होता है। जैसा कि मैंने शुरू में बताया, न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी है, यानी आप इन फर्टिलाइज़र को बनाने में जो कच्चे माल का इस्तेमाल करते हैं, वो कच्चे माल की लागत जो है उस पर आपका जो खर्च आता है उसके आधार पर सब्सिडी सरकार तय करती है। लेकिन अगर आपके उत्पादन क्षमता की इफिशिएंसी काफ़ी बेहतर है तो आपकी लागत कम आएगी। उत्पादन क्षमता की इफिशिएंसी अगर बेहतर नहीं है तो उत्पादन की लागत आपकी बढ़ जाएगी। लेकिन उस बढ़ी हुई लागत को सरकार भुगतान नहीं कर रही है, सिर्फ कच्चे माल की लागत पर भुगतान कर रही है। तो इसका मतलब ये होता है कि जो फर्टिलाइजर कंपनियां ज़्यादा मॉडर्न टेक्निक के साथ, मॉडर्न मशीनों के साथ फर्टिलाइजर का उत्पादन करती हैं, वो फायदे में रहती है, क्योंकि सरकार न्यूट्रिएंट के आधार पर सब्सिडी दे रही होती है और उनका बाकी उत्पादन की जो लागत है वो कम हो जाती है, चूंकि आधुनिक मशीनों से करते हैं। तो जो कंपनियां ज़्यादा आधुनिक हैं, नई नई मशीनों का इस्तेमाल करती हैं, उनको इससे ज़्यादा फायदा होगा। जो कंपनियां काफ़ी ज़्यादा पुरानी मशीनों का इस्तेमाल करती हैं, पुराने तकनीक से उत्पादन करती हैं, उनको इसमें फ़ायदा कम होगा। ये इस नई सब्सिडी का या फिर न्यूट्रिएंट बेस्ड सब्सिडी की एक सबसे बड़ी खासियत होती है। तो उस हिसाब से आप अंदाजा लगा लीजिए कौन कौन सी फर्टिलाइजर कंपनियां इसमें ज़्यादा फायदे में रहेंगी। तो लक्ष्मण जी, बहुत बहुत शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए और ये खबर विस्तार से समझाने के लिए। हम इन सभी स्टॉक्स को एक बार आई थिंक टेक्निकल पर्सपेक्टिव से और गौरांग के साथ डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक पैनल में मेहमान जुड़ चुके हैं, उनसे बातचीत कर लें। रुचित हमारे साथ मौजूद हैं इस वक्त। रुचित, गुड आफ्टरनून। आई थिंक ये दोपहर अच्छी है अगर आप शॉर्ट साइड पे हैं। आप क्या ट्रेड पिक कर रहे हैं इस वक्त, शॉर्ट या फिर कोई पुल बैक ट्रेड? जी वेरी गुड आफ्टरनून वीरू जी। वेल मार्केट का डेटा देखे तो डेटा क्लियरली लास्ट एक हफ्ते से नेगेटिव ही है। इनफैक्ट आप देखेंगे तो ये पूरे सीरीज में एफआईएस की पोजीशंस मोस्टली इंडेक्स फ्यूचर्स में शॉर्ट साइड पे रही है। रिसेंटली पुल बैक मूव हमने देखा था 19,330 से 19,850, बट वो पुल बैक में भी शॉर्ट्स कवर नहीं हुए और जैसे ग्लोबली चीजें थोड़ी नेगेटिव टर्न हुई तो फिर से फ्रेश फॉर्मेशन आए। तो लगभग 75% पोजीशंस उनकी अभी भी शॉर्ट साइड पे है। तो डेटा क्लियरली नेगेटिव। ऑप्शंस के डेटा देखे तो आज सुबह के मूव के बाद में कॉल ऑप्शंस में दोनों ही निफ्टी एज वेल एज बैंक निफ्टी के कॉल राइटर्स काफी एक्टिव है। तो यहाँ पे मुझे कुछ सिग्निफिकेंट पुल बैक मूव नजर नहीं आ रहा है। सो आई थिंक यहाँ पे बेटर है कि शॉर्ट साइड पे ही रहेंगे और स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच सेल की रखेंगे। और उबेर रियल्टी मेरा आज का ट्रेड रहेगा जहां पे मैं शॉर्ट पोजीशन बनाने की सलाह दूंगा। टेक्निकली एक हेड एंड शोल्डर्स के पैटर्न का ब्रेकडाउन दिया है, 100 डेमा का सपोर्ट भी स्टॉक ने ब्रेक किया है, वॉल्यूम्स भी सेलिंग पे देखेंगे तो रिलेटिवली ज्यादा है। सो उबेर रियल्टी यहाँ पे शॉर्ट सेल करे, 1100 के ऊपर के स्टॉप लॉस रखे और 1030 तक के टारगेट्स हम ये स्टॉक में आते हुए देख सकते हैं। ओबरा रियल्टी, आप रियल्टी स्पेस में आप सेल कर रहे हैं। ओबरा रियल्टी आपका शॉर्ट ट्रेड है। एक बजे प्लीज स्क्रीन पे लेके आइएगा। डायरेक्टर साहब प्लीज जब स्टॉक स्क्रीन पे लेके आए तो उसमें एक रोल ओवर की फिगर भी यहाँ पर डाल दीजिएगा। ओबरा रियल्टी मतलब मैं कुछ देर पहले, लगभग अब से करीब 10 मिनट पहले स्टॉक को देख रहा था। अप्रैल 2013 के बाद, अप्रैल का मतलब ये है कि फर्स्ट टाइम आई थिंक जब से ये रन अप शुरू हुआ, ये पहली बार अपने 100 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को वॉलेट कर रहा है। करीब करीब 60% रोल ओवर है। मीनवाइल जो मानस ने ट्रेड दिया था वो मैं मेरे स्क्रीन पर लगा हुआ था, जरा प्लीज एक बार आईसीआईसीआई बैंक लेके आइए। 913 आईसीआईसीआई बैंक इस वक्त डे लो के जोन पे, मतलब कुछ देर पहले हर्षदा ने ये ट्रेड पिक किया था मानस के साथ लगभग 2:19 के आसपास, और वहां से 218 से लगभग 913.15 पे आ चुका है। एक बार लेके आइए आप एशियन पेंट्स को देखते हैं। 3074 का स्तर यहाँ पे डे लो पर क्रैक हुआ। हालांकि इनके पास उतना गंभीर विषय नहीं था क्योंकि क्रूड में हल्का सा रिट्रेसमेंट था, बट राजेश ये हायर लेवल से सिंक हुआ और आप इसकी मजबूरी देखिए कि 11 अक्टूबर से लेकर अब तक ये इवन द शॉर्टेस्ट मूविंग एवरेज 10 डेमा को छू तक नहीं पाया है। मतलब क्रॉस करने की तो बात छोड़िए, छू तक नहीं पाया है। आपका टेक इस वक्त आउट ऑफ आई थिंक एशियन पेंट्स, बर्जर, पिडिलाइट, बेटर शॉर्ट ट्रेड हायर लेवल पे कहाँ किस पे बनेगा? वीरेंद्र जी, अगर आप वैसे स्ट्रक्चर देखें तो सबसे ज्यादा वीकेस्ट स्ट्रक्चर एशियन पेंट का है, लेकिन अगर आप टेक्निकली देखें तो आपने बिल्कुल सही कहा, ये अपने 10 डीएमए को भी सरपास करने में सक्षम नहीं है। वहां पे भी रेजिस्टेंस है, वहां पे भी सप्लाई है। तो ये 3100, 3120 ये इसके लिए सप्लाई पॉइंट रहेगा। वैराज ये जो वीकनेस है कहां तक जाएगी, अगर आप इसको वीकली चार्ट पे देखते हैं तो आपका जो सपोर्ट बनता है वो 3000 के आसपास बनता है। तो 3000 तक का फॉल मुझे लगता है एशियन पेंट में आएगा।
ओके 3000 तक का डिप पॉसिबल है और वहीं पर इस मंथली कॉन्ट्रैक्ट में मतलब जो कल एक्सपायर होगा उसके सबसे बड़े पुट राइटर्स खड़े हैं। हर्षदा और मेरा डिस्कशन हुआ था 2 बजे इंडिसेस पे और उस वक्त भी जो पुल बैक आया था वो डिसॉल्व हो गया, क्रैक हो गया। नाउ अगेन निफ्टी बैंक एट डे लो। 2 बजे जब हमारा डिस्कशन हो रहा था उस वक्त स्क्रीन पर लेवल था करीब करीब 42950। वहां से एक बार फिर से 120 अंक टूट के हम ट्रेड करते हुए। और एक सेकेंड डायरेक्टर साहब, और याद रखिएगा इंट्राडे बेसिस पे ये 1157 से लेकर अगर अब तक के इस ट्रेड को देखें तो इसका मतलब ये है कि इंट्राडे में एक फ्लैग का ब्रेकडाउन, याद रखिएगा इंट्राडे में एक फ्लैग का ब्रेकडाउन 42790 के नीचे होगा। तो प्लीज, और यही केस निफ्टी बैंक में बनता है। हालांकि निफ्टी बैंक में अभी इंट्राडे में इतनी गंभीर स्थिति नहीं है, लेकिन निफ्टी बैंक में इंट्राडे में एक फ्लैग का ब्रेकडाउन पॉसिबल है। रुचित, आपका टेक बहुत 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 संक्षेप में रखिएगा क्योंकि मेरे को सुमित के पास जाना भी है। आपका टेक इंट्राडे पे बैंक निफ्टी पर? ट्रेंड क्लियरली नेगेटिव है और पुल बैक मूव्स पे इंडेक्स सस्टेन नहीं कर रहा है। सो नीचे 42,750 42,700 आई थिंक आज क्लोजिंग के पहले टेस्ट हो सकता है। बैंक निफ्टी गंभीर समस्या में। चलिए अब एक काम करते हैं, विषय को थोड़ा सा यहाँ पे बदलते हैं और अर्निंग से बातचीत करते हैं। और मेरे सहयोगी सुमित इस वक्त मौजूद हैं दिल्ली में ही, लेकिन स्टूडियो विभिन्न है तो थोड़ी सी दूरी बनी हुई है। सुमित, स्वागत है आपका। बताइए, एशियन पेंट्स, एसीसी, श्रीराम ट्रांसपोर्ट, ये तीनों नंबर्स क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, अभी आप कुछ देर पहले एशियन पेंट्स की बात कर रहे थे, तो एशियन पेंट्स के साथ ही मैं शुरुआत करता हूं। कंपनी के नंबर्स जो आने वाले हैं उसमें एक अनुमान पहले तो वॉल्यूम ग्रोथ का 7 से 9%। लास्ट क्वार्टर में करीब 10% की वॉल्यूम ग्रोथ थी और लास्ट ईयर क्वार्टर में 11% के आसपास की पॉजिटिव ग्रोथ थी, तो उसके सामने नंबर आएंगे। अब एशियन पेंट्स के पहले रेवेन्यूज करीब 8,900 करोड़ रुपए का रेवेन्यू, जो कि 8,458 करोड़ के सामने वाई बेसिस पे 5% की बढ़त। मुनाफा लो बेस की वजह से करीब 804 करोड़ रुपए के सामने 1,230 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर आने का अनुमान, करीब 53% के आसपास की बढ़त यहां देखने को मिल सकती है। मार्जिन फ्रंट पे अच्छा एक्सपेंशन है, 14.5% से बढ़ के सीधे 20% की मार्जिन, और इबिटा भी करीब 1,219 करोड़ से 1,800 करोड़ रुपए। पिछले साल इस तिमाही में लो बेस तो था ही, प्लस अगर इनपुट कॉस्ट का जो सेविंग है जो कंपनी कर रही है वो पूरी तरह से चली जाएगी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस के ऊपर, क्योंकि दिवाली थोड़ी लेट हुई है तो उसका एक इम्पैक्ट रहेगा। Q3 के अंदर भी कंपनी के सेल्स पे इफेक्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा। हालांकि जो रेनफॉल है वो थोड़ी सी पैची रही तो उसका भी एक इम्पैक्ट है, लेकिन ओवरऑल एक बेटर साइड पर नंबर आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं एशियन पेंट्स के। और Q3 कमेंट्री जो होगी वो काफी क्रूशियल रहने वाली, किस तरह से वो अपनी कमेंट्री को गोइंग फॉरवर्ड एक्सपेक्ट करके चलते हैं। हालांकि मार्जिन फ्रंट पर 500 बेसिस पॉइंट के आसपास का एक्सपेंशन एक बड़ा एक्सपेंशन है, लेकिन क्योंकि बाकी एफएमसीजी कंपनियों ने अपनी एडवर्टीजमेंट एक्सपेंसेस बढ़ा के रखे हैं तो नजर डालते हैं इस बार इनके ऊपर कैसे रहता है। लेकिन ओवरऑल अच्छे नंबर वाई बेसिस पे आप एशियन पेंट में एक्सपेक्ट करके चल सकते हैं। नंबर्स की उम्मीद वाई बेसिस पर। गौरांग, इफ इट ऑल ये स्टॉक आगे थोड़ा सा और करेक्ट करता है, क्या एक मौका होगा इसमें तेजी की पोजीशन लेने का? बिल्कुल होगा, और हमारी कवरेज भी है यहाँ पर एज अ डिस्क्लोजर अर्शदा। और ये जो कच्चे तेल के दामों में उबाल आया है, ये मेरे ख्याल से थोड़ा छोटी मध्यम अवधि में परेशान कर सकता है अगर परिस्थिति खाड़ी देश में जो संकट है वहां पर और गहरी हुई और बाकी के अन्य जो पड़ोसी देश है वो इस आग में कूद पड़ते हैं तो। लेकिन जो ग्रोथ हम देख रहे हैं अर्शदा, पिछले कुछ तिमाहियों से डेकोरेटिव पेंट्स में जो वॉल्यूम ग्रोथ हो रहा है, हाई एंड मार्जिन प्रोडक्ट सुधर रहे हैं, और बाकी भी अगर आप देखने जाए तो काफी कुछ भविष्य उज्जवल लग रहा है। तो अगर लंबी अवधि का नजरिया है तो एशियन पेंट्स पर डेफिनेटली हमारी कवरेज है। एशियन पेंट्स पर कवरेज, और एशियन पेंट की जो पूरी अंडरलाइंग थीम है, जो डिमांड वाला प्ले है, वो दरअसल सीमेंट के लिए भी ठीक बैठता है। और एसीसी वो स्टॉक होगा जिसके कल नतीजे आएंगे। सुमित, यहाँ पर क्या एक्सपेक्टेशन है? देखिए, लाइकवाइज जैसा कि पिछली बार एशियन पेंट में हुआ वैसे ही आपको एसीसी भी दिखाई पड़ेगा। एसीसी भी केस में भी एक बहुत ही लो बेस का इफेक्ट कंपनी के नंबर्स के ऊपर आता हुआ दिखाई पड़ेगा। रेवेन्यू फ्रंट पे हालांकि इसका एडजस्टमेंट नहीं है, लेकिन हाँ, जो एडजस्टमेंट है वो ऑपरेटिंग फ्रंट पर या मुनाफे फ्रंट पर देखने को मिलेगा। तो 14% के आसपास के रेवेन्यूज बढ़ने का अनुमान है। 4550 करोड़ रुपए इस तिमाही के अंदर रेवेन्यू रहेंगे, लेकिन जो घाटा जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट है वो 16 करोड़ रुपए के सामने सीधे 670 करोड़ रुपए आएगा, क्योंकि लो बेस का एक बढ़िया इफेक्ट है, इसलिए 41 गुना आपको बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है। मार्जिन भी 0.5% के सामने 14.5% है, वो पिछली बार का एडजस्टमेंट जिसकी वजह से नंबर्स आपको बेटर दिख रहे हैं। घाटे से मुनाफे में करीब 87 करोड़ घाटा था तो 390 करोड़ रुपए का मुनाफा इस तिमाही में आने का अनुमान बाजार लगाकर चल रहा है। रियलाइजेशन
YOY बेसिस पर 4 से 5% टूटने का अनुमान है। क्यू ऑन क्यू बेसिस पे बिल्कुल फ्लैट रहेंगे, मोर लेस फ्लैट साइड पर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। मार्जिन YOY बेसिस पे लो बेस की वजह से बढ़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, हालांकि क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये भी फ्लैट रहेंगे। वॉल्यूम 19% YOY बेसिस पे बढ़ने का अनुमान है, 8.15 मिलियन टन, जो कि पिछली बारी 6.85 मिलियन टन के आसपास थे। तो वॉल्यूम इंप्रूव हो रहे हैं, लेकिन अगेन मॉनसून का अनइवन होना, फेस्टिव का थोड़ा डिले होना, वो चीजें इंपैक्ट करेंगी। तो इनकी भी Q3 के अंदर बहुत हद तक नंबर्स थोड़ा से शिफ्ट हो सकता है, थोड़ा बिजनेस, लेकिन कमेंट्री Q3 की और Q2 में लो बेस का एक बढ़िया इफेक्ट आपको नंबर्स में आता हुआ दिखाई पड़ेगा। देखते हैं Q3 Q2 किस तरह का फ्लेवर देखने को मिलता है। मानस, ACC पोजीशनिंग 1891 के आसपास है। कोशिश तो इसने पूरी की है आज पॉजिटिव टेरिटरी में टिकने की, लेकिन मार्केट का भार इसे भी नीचे खींच लाया। आप क्या ट्रेड करेंगे? देखिए, अगर पैटर्न की बात करें तो वो नेगेटिव लगता है। इम्पॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे स्टॉक ट्रेड कर रहा है। और अब अगर जिस तरह का ब्रेकडाउन चार्ट्स में देखने को मिला है, उसके हिसाब से अगर हमें टारगेट सेट करने होंगे तो वो 1840 1830 के रेंज में होंगे। आई थिंक एक उछाल मिले तो बिकवाली करिए, करंट लेवल्स पे नहीं। अगर 1910 के आसपास स्टॉक आए तो आप बिकवाली करिए, 1946 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर टारगेट आप बड़े सेट करिए। आई थिंक 1825 तक के टारगेट बिल्कुल पॉसिबल है एसीसी में। 1825 तो यहाँ पर भी वीकनेस परसिस्ट करती हुई दिखाई दे रही है। चार्ट इसका थोड़ा सा नेगेटिव साइड पर है। श्रीराम ट्रांसपोर्ट इनफैक्ट आज के टॉप लूजर्स में शामिल है। अब नंबर्स क्या पेश कर सकते हैं, सुमित आप बताइए। देखिए, श्रीराम ट्रांसपोर्ट के केस में लास्ट क्वार्टर के नंबर बहुत अच्छे थे, तो इसीलिए शायद बाजार ये एस्टिमेट लगा रहा है कि इस बार के क्वार्टर के नंबर थोड़े सबड्यूड रहेंगे क्यू ऑन क्यू बेसिस पर। तो कुछ नंबर्स आपकी स्क्रीन पर, पहले डिसबर्समेंट ग्रोथ रफली 18-18.5% YOY बेसिस पर और 4% क्यू ऑन क्यू बेसिस पर ये बढ़ने का अनुमान बाजार लगा रहा है। NIM बिल्कुल स्टेबल, 5 बेसिस पॉइंट के आसपास के डिफरेंस की बातचीत मोतीलाल ओसवाल की रिपोर्ट मेंशन कर रही है। और अनुमान के हिसाब से 4,491 करोड़ रुपए कंपनी का NII करीब 4,104 करोड़ रुपए के सामने, और पैट 1747 करोड़ 1555 करोड़ रुपए के सामने, करीब 12-12.5% की बढ़त वहां रहेगी। ग्रॉस NPA नेट NPA स्लाइटली डिक्लाइन इस क्वार्टर के अंदर यहां पर आते हुए दिखाई पड़ सकते हैं, करीब 6% के सामने 6.2% के सामने 6% और 3.25% के सामने 3% से नीचे ग्रॉस NPA के नेट NPA के नंबर आते हुए दिखाई पड़ेंगे। डिसबर्समेंट YOY बेसिस पे अच्छा रहेंगे, लेकिन अगेन क्यू ऑन क्यू बेसिस पे एक हाई बेस का इफेक्ट थोड़ा बहुत देखने को मिल सकता है। तो क्यू ऑन क्यू बेसिस पे नंबर जो होंगे वो क्रूशियल होंगे, लेकिन YOY बेसिस पर एक अच्छे नंबर बाजार अनुमान लगाकर चल रहा है। ओके, तो YOY बेसिस पर अच्छे नंबर्स, लेकिन क्वार्टर ऑन क्वार्टर थोड़ा सा दिक्कत होती हुई दिखाई दे सकती है। गावा सर, श्रीराम फाइनेंस क्या कुछ और शॉर्ट्स जोड़े जा सकते हैं प्री नंबर्स? वेल, श्रीराम फाइनेंस चार्ट देख लेता हूं मैं श्रीराम फाइनेंस का, क्योंकि बजाज फाइनेंस तो मुझे वीक नजर आता है, नो डाउट अबाउट इट। श्रीराम फाइनेंस भी वीक है, ब्रेकडाउन हुआ है, ट्रेड करा है 1813 के आसपास। मेरे ख्याल से रैलीज मिलती है तो शॉर्ट करना चाहिए। स्टॉप डीप होना चाहिए 1900 जो पार नहीं करेगा। लोअर लेवल 1725 ये पॉसिबल है, तो मेरे ख्याल से शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन स्टॉप डीप कीजिए, क्वांटिटी कम कर लीजिए। रैलीज मिलती है तो भी शॉर्ट करना चाहिए, लेकिन यस, शॉर्ट करना चाहिए श्रीराम फाइनेंस। मंदी वाला ट्रेड ये भी बनता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल कुछ स्टॉक्स जहां पर नंबर्स कल आएंगे, और नंबर्स से पहले हमने देखा वैसे भी पोजीशनिंग थोड़ी सी नेगेटिव है। सुमित की तरफ से ये अपडेट आता हुआ अब यतिन की तरफ बढ़ते हैं। और MSCI में कल दरअसल 2 स्टॉक्स के वेटेज में बदलाव होगा, और ये बदलाव हो रहा है क्योंकि कुछ इवेंट्स इन दोनों ही स्टॉक्स के आसपास हुए हैं। उसके बाद एक है कोफोर्ज, दूसरा है IDFC फर्स्ट। अब कितना वेटेज चेंज होगा और क्यों एग्जैक्टली वो चेंज की जरूरत है, यतिन हमारे साथ है बताने के लिए। गुड आफ्टरनून अर्षदा। देखिए, सबसे पहले तो ये नवंबर रिव्यू से अलग जो रीबैलेंसिंग होने वाली है उसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं। नवंबर में तो ऑब्वियसली जो मिड नवंबर है वहाँ आपको MSCI का नया लिस्ट आता हुआ दिखाई पड़ेगा, लेकिन कोफोर्ज क्योंकि यहाँ प्रमोटर्स ने पूरी तरीके से अपने शेयर्स बेच दिए हैं, और IDFC फर्स्ट बैंक क्योंकि यहाँ QIP हो गया, फंड रेजिंग हो गया है, इक्विटी डायल्यूशन हुआ है, उसके कारण आपको वेटेज बढ़ता हुआ दिखाई पड़ेगा। अगर हम बात करें कोफोर्ज की, तो जो फ्री फ्लोट फैक्टर है यहाँ बढ़ता हुआ दिखाई पड़ रहा है क्योंकि प्रमोटर्स ने यहाँ शेयर बेचे हैं, और कुल मिला के $8 मिलियन के आसपास आपको कोफोर्ज में खरीदारी दिखेगी। ये स्मॉल कैप इंडेक्स का हिस्सा है, तो यहाँ इसका वेटेज बढ़ रहा है। और अगर हम इफेक्टिव इंप्लीमेंटेशन डेट की बात करें तो यानी कल 26 तारीख को आपको यहाँ रीबैलेंसिंग होती हुई दिखाई पड़ेगी आखिर के आधे घंटे में। इसके अलावा IDFC फर्स्ट बैंक ये इंडिया स्टैंडर्ड इंडेक्स का हिस्सा है, जो मोस्ट ट्रैक MSCI इंडेक्स है, और यहाँ अगर आप देखें तो $14 मिलियन के आसपास की
यहाँ खरीदारी आपको दिखेगी, तो 100 से 150 करोड़ रुपए के बीच में आपको यहाँ इन्फ्लोज आते हुए दिखाई पड़ेंगे, और ये भी कल आखिर के आधे घंटे में आपको खरीदारी होती हुई दिखाई देगी। तो 2 स्टॉक्स पे कल नजर रखें आखिर के आधे घंटे में, IDFC फर्स्ट बैंक और कोफोर्ज। ओके, तो ये फिलहाल दोनों ही स्टॉक्स कोफोर्ज और IDFC फर्स्ट बैंक पर आपकी नजरें होनी चाहिए। देखते हैं यहाँ पर किस तरह का परफॉर्मेंस कल बनता दिखाई देता है। बाजार एक बार आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। दबाव तो कायम है, 330 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में देखने को मिल रही थी कुछ ही देर पहले, अब 250 पॉइंट नीचे, और निफ्टी 155 के आसपास ट्रेड करता हुआ दिखाई दे रहा है। तो ये फिलहाल आपके लिए सिचुएशन क्लियरली उभर कर आ रही है। एक तो ट्रेड्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं जहां पर क्लियरली पिछले आधे घंटे में कुछ थोड़ा सा बदलाव बना है। मुनाफा वसूली की तरफ अब तेजी से फिसलता हुआ इंडसइंड बैंक भी। राजेश सातपुते, टेक्निकली 1416 के लेवल्स इस समय है स्क्रीन पर, ये अब वीक होने लगा है, क्या सलाह होगी, कितना और टूट सकता है? अर्षदा जी, अगर आप इंडसइंड का स्ट्रक्चर देखें तो वैसे ही एक स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है, लेकिन बाजार के सामने मुझे लगता है ये भी टूट रहा है। सपोर्ट कहाँ है? देखिए, इसका सपोर्ट बनता है 1380 का। 1380 जो इसका करीबन आप कह सकते हैं कि 100 DMA के आसपास का सपोर्ट है। तो ये एट द प्रेजेंट आप कह सकते हैं कि ये अपने 50 DMA को तोड़ रहा है, वायोलेट कर रहा है, तो यहाँ पे सेल साइड का सेल होगा, कॉल होगा। तो इट्स अ सेल इन इंडसइंड बैंक। द स्टॉप लॉस शुड बी एट 1440, 1440 के स्टॉप लॉस के साथ बेचे। 1380 तक का करेक्शन मुझे लगता है इंडसइंड में भी आएगा। ओके, तो 1380 तक के लेवल्स इंडसइंड बैंक में देखने को मिलेगा। इनफैक्ट आज वीकनेस परसिस्ट कर रही है लगातार। अब क्लियरली एक हफ्ते में गिरावट इतनी भारी हो गई है कि आपको सिर्फ और सिर्फ लाल रंग ही मार्केट में दिखाई देगा। निफ्टी एक के बाद एक अहम लेवल्स तोड़ता हुआ दिखाई दे रहा है, लेकिन सबसे बुरा हाल अगर किसी एक स्पेस का है वो है छोटे मझौले काउंटर्स का। अब सुमित और यतिन दोनों ही आपको स्क्रीन पर दिखाई देंगे, जो आपको बताएंगे कि एग्जैक्टली यहाँ पर किस तेजी से ये स्टॉक्स टूटने लगे हैं, कितनी तेजी से, और साथ ही साथ क्या कारण है कि बाजार का BP हाई हो रहा है, और साथ ही ट्रेडर्स का भी। सुमित, पहले तो पिछले एक हफ्ते का जो कोहराम मचा हुआ है वो कितना अग्रेसिव रहा? देखिए, नंबर्स के लिहाज से देखेंगे तो BSE के ओवरऑल मार्केट कैप में करीब 20 लाख करोड़ ये एक नंबर है जो वाइप आउट हुआ है महज 6 सत्रों के दौरान। तो एक मासिव सेल ऑफ अगर आप ओवरऑल मार्केट कैप के लिहाज से देखेंगे तो वो होते हुए दिखाई पड़ी है 21 लाख करोड़, जो कि सोमवार के सत्र में 12-12.5 लाख करोड़ रुपए का एक नंबर था, लेकिन वो बढ़ते बढ़ते आज में मिला के कहीं 21 लाख करोड़ के आसपास पहुंचता हुआ दिखाई पड़ा है। 5 दिनों से लगातार जो मार्केट में फॉल है वो देखने को मिल रहा है। 17 अक्टूबर यानी 18 अक्टूबर से लेके अगर आप अब तक देखेंगे तो ये लगातार 5-17 जबकि मार्केट में एक सेल ऑफ आता हुआ दिखाई पड़ा है। 17 अक्टूबर को जहां कहीं 3.29 लाख करोड़ रुपए के आसपास की मार्केट कैप होती थी, वो अब 3.09 लाख करोड़ के आसपास राउंड ऑफ कर लेंगे तो 20 लाख करोड़ और अदरवाइज 21 लाख करोड़ रुपए के आसपास का एक जो फिगर है वो वाइप आउट होता हुआ दिखाई पड़ेगा। और ये कंसिस्टेंटली अगर आप देखेंगे तो ये फॉल की साइड पे जाता हुआ दिखाई पड़ रहा है सेशन बाय सेशन। इसके अलावा जो FIs की बिकवाली का ट्रेंड है वो भी काफी बड़ा है। FIs करीब 15,000 करोड़ का माल सिर्फ अक्टूबर में बेच के गए हैं। तो एक मासिव सेल ऑफ अक्टूबर के अंदर FIs की तरफ से भी आता हुआ दिखाई पड़ा है। ये ना केवल फ्रंट एंड इंडेक्स में आपको दिखाई पड़ेगा बल्कि मिड कैप स्मॉल कैप में सीवियर कार्नेज है। मिड कैप इंडेक्स 8% नीचे, स्मॉल कैप इंडेक्स करीब 6% नीचे अपने हायर लेवल से ऑलरेडी आ चुका है। और स्टॉक स्पेसिफिक अगर आप देखेंगे तो ये नंबर कहीं ज्यादा बड़ा है। ये तो सिर्फ इंडेक्स के लिहाज से आप इन्हें देख रहे हैं। कुछ बड़े मिड कैप इंडेक्स जहां पर बड़ी बिकवाली आते हुए दिखाई पड़ी है उसमें सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ इंडिया, IRB इंफ्रा, कुछ ऐसे नाम है जो कि डबल डिजिट के अंदर फॉल हाल फिलहाल में दिखा चुके हैं। और लाइक वाइज स्मॉल कैप में तो MMTC ऐसे नाम जो कि करीब 30% तक वाइप आउट होते हुए दिखाई पड़े। तो ऐसे बहुत सारे मिड कैप स्मॉल कैप के स्टॉक हैं जो कि बड़ी गिरावट दिखा रहे हैं। ये इंडेक्स ही इंडेक्स है जो कि 6 से लेकर 8% तक फॉल होता हुआ दिखाई पड़ा है। तो क्लियरली ये इंडेक्स के हाल बेहाल होते हुए अक्रॉस द बोर्ड सेल साइड की पोजीशंस और खासतौर से वो स्टॉक्स ज्यादा टूटे हैं जो ज्यादा चले भी थे। लेकिन क्या ट्रिगर है इस पूरी वीकनेस के पीछे, इस मेहम के पीछे? यातिन, तो देखिए 4-5 कारण हैं जिसके कारण बाजार में आपको प्रेशर आता हुआ दिखाई दे रहा है। और भारतीय बाजार ही नहीं, ग्लोबल मार्केट्स में आपको थोड़ा बहुत टेंशन आता हुआ दिखाई पड़ रहा है, क्योंकि जो इजरायली हमास कॉन्फ्लिक्ट है उसमें पूरे के पूरे मिडल ईस्ट को घसीटने की ताकत है, जिसके कारण बाजार अभी थोड़ा बहुत वरीड है कि क्या दूसरे देश भी क्या साइड्स लेके एक मिडल ईस्ट में युद्ध करेंगे। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जो मिडल ईस्ट की इकोनॉमी है एक ऑयल इकोनॉमी है और कच्चे तेल पे इसका सीधा आपको इम्पैक्ट आता हुआ दिखाई पड़ता है। गोल्ड के दाम की बात करें तो यहाँ आपको उछाल दिखाया। US ट्रेजरी यील्ड्स की बात करें
तो ये युद्ध के बाद 5% के पार चले गए हैं, जो मल्टी डेकेडल हाई पे आपको आते हुए नजर पड़ रहे हैं। तो जो बढ़ती हुई ब्याज दरें हैं, बढ़ता हुआ कच्चे तेल का कोहराम है, उसके कारण ग्लोबल इकोनॉमी जो ऑलरेडी एक फ्रेजाइल मोड पे है, उस पर असर होने की चिंता के कारण ग्लोबल इक्विटीज से लोग परहेज कर रहे हैं। भारतीय बाजार की स्पेसिफिकली बात करें तो FIS ने यहाँ आपको लगभग 15 से 16 हज़ार करोड़ रुपए की इक्विटीज इसी महीने में बेची हैं। तो FI की सेलिंग भी बहुत भारी है कैश मार्केट्स में। और अगर हम निफ्टी की बात करें तो ये 100-डे मूविंग एवरेज के क्रूशियल सपोर्ट जोन को भी तोड़ के नीचे जाता हुआ दिखाई पड़ा है। तो चाहे वो टेक्निकल रीजंस हो, फंडामेंटल रीजंस हो, ग्लोबल रीजंस हो, सभी के सभी पैरामीटर्स पे बाजार जो है एकदम फ्रेजाइल मोड पे आता हुआ दिखाई पड़ा है और इंपॉर्टेंट जोन्स में अब ट्रेड करना शुरू कर रहा है। तो क्लियरली ये कारण और जिस तरह से उन कारणों के चलते मार्केट्स टूटे हैं उसका उल्लेख सुमित और यतिन कर रहे थे। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। हमारे साथ अब सुंदरन म्यूचुअल फंड के सुनील सुब्रमण्यम भी जुड़ रहे हैं और उनसे पूछा जाए कि एग्जैक्टली बेच कौन रहा है। सुनील जी, गुड आफ्टरनून, शुक्रिया हमारे लिए समय निकालने के लिए। अंडरस्टैंड आप काफी बिजी और मीटिंग्स के बीच में आपने हमारे लिए समय निकाला है। ये जो सोमवार को बिकवाली आए, डेटा पॉइंट्स में ऐसा कुछ नहीं था कि FIIs या फिर डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस ने भारी बिकवाली की, तो बेचा किसने? देखिए, बेचा ऐसा है कि इंटर कैप और इंटर सेक्टर एलोकेशन में बदलाव आई है। सो नेट जो आप देख रहे हैं कि ज्यादा बिकवाली नहीं हुई, वो ऐसी नहीं कि बिल्कुल नहीं, काम पे बिकवाली हुई है, कुछ टोटल खरीदारी भी हुई है। तो वो चेंज ओवर में ये जाम आपको दिख रहा है, क्योंकि अब समझिए कि लार्ज कैप ज्यादातर FIS की एक प्ले होती है और FIS जब लार्ज कैप बेच रहे होते हैं तो क्या होता है कि उधर थोड़ा करेक्शन आता है तो म्यूचुअल फंड उसको खरीदने की कोशिश करते हैं, मगर उनके पास फ्रेश इनफ्लोज लार्ज कैप में नहीं आ रहे हैं, तो वो अपना मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशन को गिराकर उसको शिफ्ट कर रहे हैं लार्ज कैप में। तो क्या होता है कि आपको फ्लोटिंग स्टॉक मिड कैप और स्मॉल कैप में बहुत कम होता है ना, तो ₹1 अगर आपको स्मॉल कैप से निकलकर या मिड कैप से निकलकर लार्ज कैप में जाता है तो लार्ज कैप का थोड़ा सपोर्ट मिल गया, मगर मिड कैप और स्मॉल कैप में जरूर ज्यादा गिरावट आएगी क्योंकि लिक्विडिटी इतना कम है। तो ये रिलोकेशन हो रहा है क्योंकि पिछले 3-4 महीने में डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स ने जब लार्ज कैप्स बढ़ रही थी क्योंकि FIS खरीद रहे थे, तब उन्होंने लार्ज कैप को बेचते हुए अपना मिड एंड स्मॉल कैप एलोकेशंस को बढ़ा दिया था। अब डाइवर्सिफाइड फंड्स की देख लिए, लार्ज एंड मिड कैप, फ्लेक्सी कैप, डाइवर्सिफाइड, ऐसे ही फंड्स ने मिड एंड स्मॉल कैप की एलोकेशन बढ़ गई थी जब लार्ज कैप्स में खरीदारी हो रही थी FIS की। अब रिवर्स हो रहा है, अब जब FIS थोड़ा बहुत बेच रहे हैं तो जो फ्रेश मनी जो नहीं आ रही है उसमें स्मॉल कैप और मिड कैप में ही SIP फ्लोज आ रहे हैं ज्यादातर। तो इसलिए जो आप देख रहे हैं कि ओवरऑल बिकवाली नहीं, नंबर्स ऑफ फ्लोज में ज्यादा डिफरेंस नहीं है, फिर भी वॉलेटिलिटी मार्केट में ज्यादा है और ऐसी स्थिति थोड़ी बहुत दिन के लिए कंटिन्यू हो सकती है क्योंकि अभी भी 1 ईयर फॉरवर्ड पी में देखें तो मिड कैप और स्मॉल कैप लार्ज कैप के खिलाफ आप देखेंगे तो 10 से 12% प्रीमियम में ही चल रहे हैं। तो थोड़ा बहुत एक करेक्शन वो जो शॉर्ट टर्म में आ सकती है इस चीज के कारण। सुनील जी, आपके मुताबिक इस करेक्शन में, इस डिप में और पॉसिबली अगर कुछ अगले महीनों में या फिर 15 दिन में, 20 दिन में और अगर आता है तो क्या बैंक निफ्टी लीड कर सकता है? इसके प्रमुख 2 कारण क्या लगते हैं आपको? एक तो कच्चा तेल जो कि बहुत तीव्र गति से ऊपर आ रहा है और वो आ भी सकता है, और दूसरा ये, इस बार की अर्निंग्स कैसी लगी आपको? मोटा मोटी जितने भी बैंकों ने अब तक नतीजे दिए उसमें एक बात तो क्लियरली विजिबल है, और कुछ हो ना हो लेकिन NIMs में एक सब्सटेंशियल डिप है 20, 18, 25 बेसिस पॉइंट्स का। इन दोनों फैक्टर्स को आप कैसे देखते हैं और क्या यही ट्रिगर करेगा बैंक निफ्टी के फॉल को आपके मुताबिक? देखिए, ये एक्सपेक्टेड था क्योंकि जो इनिशियल निम का एक्सपेंशन हुआ वो था बेसिस ये कि कोविड के टाइम में जो एक्सट्रीम फॉल हुआ इंटरेस्ट रेट में, उसमें बैंकों ने बहुत एक लॉन्ग टर्म लाइबिलिटीज को ऐड ऑन कर दिया, चाहे वो मसाला बॉन्ड के थ्रू, चाहे वो लॉन्ग टर्म FDs के थ्रू। तो इनिशियली जो भी लोन ग्रोथ हुई तो नेचुरली उनको RBI रेट हाइक में उनका निम्स बढ़ रहे थे। सेकेंड, जो मॉरेटोरियम में दिया गया था कोविड के टाइम में वो सब रीप्राइस हुए थे हायर में। अब क्या हुआ कि वो जो पैसा उन्होंने उठाया था उसको ज्यादातर अभी उन्होंने डिसबर्स कर लिया है। अब फ्रेश जो डिपॉजिट एक्रीशन हो रहा है वो नेचुरली एट हायर रेट्स में हो रहा है और नेचुरली निम्स आपको लेंडिंग रेट उतने नहीं बढ़े हैं क्योंकि ऑलरेडी वो इनिशियल बढ़त हो गया, तो निम्स गिरना तो एंटिसिपेटेड था। क्या नहीं हो रहा है बैंक में कि जो लोन बुक की ग्रोथ आके, क्योंकि हर चीज में होती है प्राइस इनटू क्वांटिटी ना, तो बैंक के प्रॉफिट में होती है नेट इंटरेस्ट मार्जिन इनटू लोन बुक ग्रोथ।
वो लोन बुक ग्रोथ इतनी जबरदस्ती से नहीं बढ़ रही है जितना उम्मीद था, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर कैपेक्स अभी भी उतना शुरू नहीं हुआ। मगर ये जस्ट वक्त की बात है। अब अगले 12-18 महीने में मैं देख रहा हूँ कि गवर्नमेंट के इंफ्रा के साथ प्राइवेट सेक्टर भी जुड़ जाएगा, तो अल्टीमेटली लोन ग्रोथ आके ओवरऑल आपको एक ईपीएस ग्रोथ बैंक में देखे तो अच्छी तरह बढ़ेगी। तो ये शॉर्ट टर्म में जो निम का एक करेक्शन है वो एक्चुअली कोई डरने वाली बात नहीं है मेरे लिए। एक्चुअली आप देखें तो एफआईएस एक्चुअली गुड क्वालिटी बैंक्स को खरीदेंगे इस वक्त में, तो मैं ज्यादा फॉल बैंक निफ्टी में नहीं दिख रहा हूँ, क्योंकि बाइंग सपोर्ट भी उसमें आएगी, बिकॉज ओवरऑल 35% ऑफ इंडेक्स है। तो जो भी पैसिव फंड्स आते हैं जैसे एमएससीआई इंडिया के ईटीएफ्स आते हैं, एमएससीआई इमर्जिंग मार्केट में जो हमारा एलोकेशन 15% वो ईटीएफ्स आते हैं, वो जरूर बैंकिंग स्टॉक को खरीदारी करेंगे, एक सपोर्ट मिलेगा। सेकंड, डोमेस्टिक में भी कॉन्फिडेंस है, क्योंकि डोमेस्टिक इकोनॉमी की ग्रोथ के साथ ही बैंक्स की ग्रोथ होगी, तो डोमेस्टिक फंड मैनेजर्स जरूर बैंकिंग को खरीदेंगे जैसे भी करेक्शन आता है। तो मैं ज्यादा थोड़ा वॉलेटिलिटी देख रहा हूँ, मगर बैंकिंग का बहुत बड़ा करेक्शन नहीं देख रहा हूँ। सपोर्ट, बाइंग सपोर्ट डाउनसाइड लेवल्स में मिलेगी जरूर। ये तेल के दाम की बढ़त है जो वो उतना बैंकिंग सेक्टर को नहीं अफेक्ट करेंगे जितने अपने कमोडिटी यूजर्स है, जैसे ऑटो सेक्टर, उन सेक्टर में थोड़ा बहुत उनका इनपुट कॉस्ट बढ़ सकता है। सेकेंड, ओवरऑल इन्फ्लेशन, क्योंकि इंपोर्टेड इन्फ्लेशन जितना हद तक गवर्नमेंट के हाथ में एक्सेस ड्यूटी कट करके डोमेस्टिक इन्फ्लेशन को प्रोटेक्ट कर सकती है, या फिर विंडफॉल टैक्स लगा के अपने अर्निंग्स को प्रोटेक्ट करती है, ये डिसीजन गवर्नमेंट लेगी तो रिटेल इन्फ्लेशन पे इम्पैक्ट आएगा, तो आरबीआई की पॉलिसी में थोड़ी बहुत ये होगी। और एक तीसरी बात यहाँ पे है जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि यूएस की जीडीपी डेटा जैसे ही अच्छी आ रही है, तो एक डर है कि इंटरेस्ट रेट्स हायर फॉर लॉन्गर रहेंगे, तो जो हेज फंड शॉर्ट टर्म टैक्टिकल एलोकेशन करते हैं इंडियन मार्केट में, वो उधर बोरो करके करते हैं, तो उनकी बोरिंग कॉस्ट बढ़ रही है, तो नेचुरली इंडिया एलोकेशन में थोड़ा दबाव आ सकता है। और फाइनली मैं कहूंगा कि अगले 2 महीने में आपको थोड़ी बहुत हेज फंड में प्रॉफिट बुकिंग, क्योंकि दिसंबर एंड के अंदर उनको अपना प्रॉफिट बुक करके अपना बोनस उठाना है, तो ये एक सेलिंग प्रेशर भी एक एडेड है, क्योंकि सभी मार्केट देखें तो इंडिया मार्केट में ही सबसे बेहतर रिटर्न बना है। प्रॉफिट कहाँ पे बुक होगा? जहाँ पे रिटर्न बना है ना। तो इस चीज के कारण इंडियन मार्केट में थोड़ी हाइटेंड वॉलेटिलिटी अगले 1.5 महीने, 2 महीने, 3 महीने के लिए मैं देख रहा हूँ इस चीज के कारण। चलिए, तो दिसंबर अंत तक थोड़ी जो है वो लिक्विडेशन की पॉसिबिलिटीज हैं, हेज फंड्स द्वारा भी अपने प्रॉफिट्स को कैश में कन्वर्ट करने की जो पॉसिबिलिटीज हैं वो आई थिंक थोड़ा डाउनसाइड खो सकती हैं। सुनील जी, बहुत बहुत शुक्रिया, आप इतने समय, छोटे समय में हमारे लिए आज उपलब्ध रहे, अपने विचार शेयर किए, बहुत बहुत शुक्रिया। एक ब्रेक का वक्त है और ब्रेक के बाद BTST कॉल्स, थोड़ा सा मार्केट की शेयरिंग और बिग मार्केट वॉइसेस से करेंगे मुलाकात एक छोटे से ब्रेक के बाद। हाजिर हैं। माई का अड्डा और भारतीय बाजारों में सेल साइड की पोजीशंस कायम है, हालांकि डे लो से थोड़ी सी रिकवरी जरूर देखने को मिली। चंदन तापड़िया हमारे साथ जुड़ गए हैं। चंदन, आफ्टरनून, बताइए आपका ट्रेड इस घंटे का। जी नमस्कार। देखिए, बाजार में वीकनेस है कि लेवल बाजार तोड़ रहा है, कहीं ना कहीं नीचे में 18,888 तक के लेवल वापस यहाँ पे रिविजिट होते हुए नजर आएंगे। तो नेगेटिव साइड के ट्रेड हम ढूंढने का यहाँ पे ट्राई कर रहे हैं, यदि आपको इमीडिएट बेसिस पे देखें, क्योंकि एडवांस डिक्लाइन रेशियो नेगेटिव है। टाटा केमिकल पे मेरी बिकवाली की सलाह रहेगी, पुट खरीदी जा सकती है, स्टॉक को बेचा जा सकता है। आज के दिन यहाँ पे 9 से 10% के ओपन इंटरेस्ट बिल्टअप हुआ है, एक ट्रेंड लाइन को तोड़ा है, स्ट्रक्चर ऑलरेडी वीक है, अभी लगभग 965-66 के आसपास चल रहा है। तो टाटा केमिकल को बिकवाली की सलाह रखें। ऊपर में लगभग आपको 982 का स्टॉप लॉस रहेगा, नीचे में स्टॉक 930 की तरफ फिसल सकता है। ओके, टाटा केमिकल पे आपका एक्सेल कॉल है। सुबह इनफैक्ट इस पे बात भी हुई थी और ये एक बहुत अच्छा, सुबह भी जब हमारी बात हुई थी तो एक सेल का कैंडिडेट था। इसमें एक रेंज ब्रीच हुई है, याद रखिएगा। केमिकल्स में पेन पहले भी था, बीच में छोटा सा हायर स्विंग आया था जिसमें इसने पार्टिसिपेट किया था 964 पे। इस वक्त डे लो पे ट्रेड करता हुआ बिलो ऑल एवरेजेस। और एक और चीज, इस स्टॉक के संदर्भ में, इस ट्रेड के संदर्भ में बोलना चाहूंगा, 24 जनवरी को 2022 को, उसके बाद दिसंबर 2022 को अमूमन होता है जब ये हुआ है, जब ये अपना 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज वॉलेट करता है तो ये 100 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज को टच करने जाता है। वो एवरेज यहाँ पे इस वक्त 940 पे परसिस्ट करता हुआ। राजेश जी, आपका भी एक स्टॉक है जिसपे आई थिंक आपने बहुत अच्छी पकड़ है, लुक एट ब्रिटानिया। अब आपकी स्क्रीन पे 4540 पे आके ट्रेड करता हुआ, ये भी इस वक्त मतलब ओपनिंग काफी खराब हुई थी, उसके बाद टू डेमा की ट्रैजेक्टरी को रीगेन किया, 4540 पे ट्रेड करता हुआ। आपका टेक इस वक्त इस पे? जी देखिए, ब्रिटानिया का अगर आप स्ट्रक्चर देखें तो ये साइडवेज है, ये फंस गया है, एक दायरे में फंस गया है। दायरा क्या है? देखिए, दायरा है 4500 ऑन लोअर साइड, उसके आसपास इसका 200 DMI है। वेराज जो सप्लाई बनता है वो 4600, तो
यू वोंट बिलीव कि पिछले 1.5 महीने से 1 या 1.5 महीने से इसी दायरे में फंसा है। तो हम हमेशा कहते थे 4,600 के ऊपर जाएगा तो शॉर्ट कवरिंग आएगी, लेकिन आई नहीं। तो अभी हमें जो वॉच करना है वो रहेगा 4,500। अगर ये 4,500 का लेवल टूटता है तो यहाँ पे फ्रेश मंदी आप कह सकते हैं कि हावी हो सकती है। इन दैट केस जो टारगेट्स अनफोल्ड होते हैं वो 4,200 के बनेंगे, क्योंकि कंसोलिडेशन भी बड़ा था। दैट सिंपली मींस के ऊपर में डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है, तो सेल करेंगे 4,500 के नीचे। हमारे साथ अब मार्केट बिग वॉइस में डीआर चोक्सी सिक्योरिटीज आई बेग योर पार्डन फिनसर्व के एमडी देवेन चोक्सी जुड़ गए। देवेन जी, स्वागत है आपका। थोड़ा सा झटके लग रहे धीरे धीरे करके मार्केट को। ऐसे में ये बताइए, ये जो मिड कैप्स में इतना मोटा पैसा आया था, हम कुछ देर पहले सुंदरम म्यूचुअल फंड से भी बात कर रहे थे, उन्होंने कहा कि थोड़ी सी चर्निंग है, मुनाफा वसूली हो रही है क्वालिटी मिड कैप्स में और वो पैसा शायद हैवीवेट्स की तरफ जा रहा है। क्या ये कुछ और रुझान हैवीवेट्स की तरफ फंड फ्लो का जारी रह सकता है इन द नियर फ्यूचर, दिवाली तक खासतौर? श्रद्धा, गुड आफ्टरनून। और मेरा ऐसा संपूर्ण मानना है, मैं समय से कह रहा हूँ कि जो मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर जो वैल्यूएशंस बने हैं, उसके साथ में उसका कंपनी का जो फंडामेंटल ग्रोथ है, अर्निंग का ग्रोथ है, उससे काफी आगे बढ़ चुके हैं वो वैल्यूएशन। विच मीन्स दैट अगर आप 3 या 4 साल के समय का डिस्काउंटिंग करते हैं तो आज की तारीख में वैल्यूएशन सही बैठता है। मैं समझता हूँ 1 या 1.5 साल का आप डिस्काउंटिंग कर सकते हो, 3 या 4 साल का नहीं कर सकते हो, बिकॉज ऑफ आई थिंक वैरायटी ऑफ फैक्टर्स। So most of the people in the market have bought mid caps and small caps largely because of the liquidity inflow in their portfolios. मैं ऐसा समझता हूँ कि ये करेक्शन होना जरूरी बनता है, और ये करेक्शन होता है तो डेफिनेटली आई थिंक द मनी विल गो इनटू सम ऑफ द लार्ज कैप कंपनीज, क्योंकि लार्ज कैप कंपनीज हैव बिकम अ वैल्यू बाय एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. Many of the big companies who have got the potential to double the size of the profit in 3.5 to 4 years time, they are currently available at a valuation which is far more discounted. So I'm not completely surprised कि यहाँ पे म्यूचुअल फंड भी अपने स्कीम के अंदर से प्रॉफिट बुक कर रहे हैं, and at the same time money is getting shifted into some of the large cap companies. So this turn has to happen. It is happening. Maybe if you look at 2024 जो इलेक्शन का ईयर है, उसके सामने अगर आपको आपका पोर्टफोलियो को थोड़ा बहुत इम्पैक्ट से बचाना है, तो सर्टनली आई थिंक योर लार्ज कैप विल प्ले अ गुड रोल. मिड कैप और स्मॉल कैप के अंदर आपको काफी हद तक जर्क्स मिल सकते हैं, तो इसमें आई थिंक पोर्टफोलियो टर्निंग होना स्वाभाविक है. ऐसे में ये जो वीकनेस देखने को मिल रही है, इसका कितना फायदा उठाया जाए देवेन जी? क्योंकि नॉर्मली यही कहा जाता है कि जब बाजार में एक बड़ा शेकआउट आता है तब अपने पोर्टफोलियो को अब तैयार करना शुरू करें. पहले तो ये बताइए कि सफाई कहां पर होनी है, कहां पर आपको थोड़ा सा कंसर्न लग रहा है, जहां पर वैल्यूएशंस भी काफी बढ़ चढ़ कर भाग गए थे और साथ ही साथ प्राइसेस भी अनाप शनाप देखने को मिल रहे थे? Without I think naming a particular sector or a group of stocks, I would say that I think in majority of the mid cap and small caps, the euphoric condition जो मार्केट के अंदर बनी थी, जैसे एग्जांपल है कि रेलवे है, डिफेंस है. आई थिंक अगर मैं सही में समझता हूँ तो रेलवे और डिफेंस का जो कारोबार है वो आप 10 या 15% से बढ़ा सकते हो साल का. यहाँ पे कंपनियों को जो वैल्यूएशन दिए गए वो एज्यूम करते हैं कि 50 से 60% का कारोबार बढ़ेगा. तो आई थिंक वहां पे सबसे पहले एक करेक्शन आना जरूरी बनता है. नॉट दैट दिस कंपनीज विल नॉट परफॉर्म, दे विल डेफिनेटली परफॉर्म, बट उसको ग्रोथ लाने के लिए समय लगेगा और समय आपको देना पड़ेगा, क्योंकि गवर्नमेंट सामने बायर है, तो दे नो हाउ एग्जैक्टली दे विल बी स्पेंडिंग मनी एंड रिक्वायरिंग दी सप्लायर्स टू सप्लाई टू देम. तो एक जगह है वहां पे करेक्शन हो सकता है. दूसरी जगह जो पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर बहुत जोर से तेजी उभर के आई थी, मैं ऐसा समझता हूँ कि जब तक पब्लिक सेक्टर बैंक के अंदर फिनटेक का प्लेटफॉर्म एडॉप्ट नहीं होता है तब तक आपको एफिशिएंसी का एडवांटेज नहीं मिलता है, एंड तब तक आपको क्वालिटी बोरोवर्स का एडवांटेज नहीं मिलता है. तो ये दो चीज के ऊपर आपको ध्यान रखना है पब्लिक सेक्टर बैंक्स के अंदर, एंड दैट एज अ रिजल्ट ऑफ व्हिच आई थिंक सम ऑफ द प्रीमियम वैल्यूएशन व्हिच रिसेंटली मूव्ड अप, दे माइट गेट करेक्टेड, ऐसा मेरा मानना है. तीसरी जगह पे जहाँ पे करेक्शन आ सकता है वो कमोडिटी क्षेत्र के अंदर है. गवर्नमेंट इज कॉन्स्टेंटली एंश्योरिंग दैट द कमोडिटी के दाम न बढ़े, और कमोडिटी के दाम न बढ़ने के लिए आई थिंक समडे दे विल ब्रिंग द रेगुलेशन ऑन राइस एक्सपोर्ट, someday they will bring regulations on sugar export, someday they will bring regulations on chemical and other commodities. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि जब गवर्नमेंट का ध्यान है कि दाम न बढ़े तो डेफिनेटली कमोडिटी सेक्टर से ज्यादा विक्टिमाइज होता है, तो उसके ऊपर भी आपको थोड़ा बहुत संभल के लेना पड़ेगा. यू कैन नॉट गिव प्रीमियम वैल्यूएशन टू देम. एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, जो रिफाइनिंग
का जो कारोबार है, पब्लिक सेक्टर ओएमसी कंपनीज है, वो इलेक्शन ईयर के अंदर आप एंटर हो रहे हो, तो डेफिनेटली आपको जो मार्क टू मार्केट बेनिफिट मिलता था प्राइस पास ऑन करके, वो शायद आपको इलेक्शन के समय के अंदर नहीं मिलेगा. But to that extent, I think couple of quarters may not come good as far as the workings are concerned. Given this kind of situation, very tricky situation, very peculiar to India market per se, I think मैं ऐसा समझता हूँ कि आपको बहुत संभल के आपका पोर्टफोलियो के अंदर सिलेक्टिव स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. अच्छा देवेंद्र जी नमस्कार. तो वीरेंद्र बोला दिल्ली स्टूडियो से. ये इस बार आईटी में तो डाइवर्जेंसेस काफ़ी हैं. आई मीन कुछ मिड कैप आईटी बहुत अच्छा कर रहा है. लुक एट परसिस्टेंट टुडे, स्टेबल स्ट्रॉन्ग, बट पूरे फॉल को ओवर एक्सीड कर रहा है इन्फोसिस. इस बार सबसे बड़ा खराब टेक्निकल पैटर्न वही है. इन्फोसिस को इन आइसोलेशन लार्ज कैप आईटी में आप कैसे रीड कर रहे हैं, और आपका लार्ज कैप आईटी पे टेक क्या है पोस्ट अर्निंग्स? So market is quite extreme on some of the stocks, including Infosys. मैं ऐसा समझता हूँ कि ये कंपनी के पास काफी हद तक क्षमता है कि जहाँ पे वो अच्छी तरह से नए कॉन्ट्रैक्ट विन कर रही है, और जहाँ तक हमें क्वार्टरली बेसिस के ऊपर कॉन्ट्रैक्ट रिव्यू करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, एनालिसिस करने का एक अपॉर्चुनिटी मिला है, we find that some of the contracts that this company has won, they have got long term tenure in place. 5 साल से 15 साल का भी कॉन्ट्रैक्ट उन्होंने विन किए हैं. So that means कि you are going to see the regular revenue in the books of the company. अगर ये साल के अंदर if their customers have possibly not given the orders and they withheld their orders, मैं नहीं मानता हूँ कि I think ये कोई बड़ा फंडामेंटल कारण होना चाहिए कंपनी का शेयर को बेचना. On the contrary, I believe that if the stock price comes down, I think which currently it is, 15 से 17 के प्राइस अर्निंग रेशियो के अंदर अगर आपको स्टॉक मिलना स्टार्ट होता है ऑन अ फ्यूचर डिस्काउंटिंग बेसिस, इवन ऑन द म्यूटेड ग्रोथ, मैं ऐसा समझता हूँ कि डाउनसाइड रिस्क इन दिस पर्टिकुलर स्टॉक वुड ऑलवेज रिमेन लिमिटेड. और ये एक समय ऐसा है कि जहां पे आपको करेक्शन बहुत शार्प मिलता है जो स्टॉक के अंदर, वहां पे आप कॉन्ट्रा बाई करके आप पैसा कमा सकते हो. फॉर एन एग्जांपल, हमें कन्विक्शन था टाटा मोटर्स के अंदर. वी एंडेड अप बाइंग टाटा मोटर्स व्हेन द स्टॉक वाज कंप्लीटली नेग्लेक्टेड, एंड आई थिंक इट वाज होवरिंग इन द रेंज ऑफ आई थिंक लेस देन 300, 250, 300 के बीच में स्टॉक रहा करता था. आई थिंक टुडे यू कैन सी दैट आई थिंक दैट कॉन्ट्रा बाइंग हैज हेल्प्ड इन building a higher amount of growth in the portfolio. Similar was the situation with companies like Bajaj Auto, where we thought that I think this situation of two-wheeler export is not going to be permanent, so might as well buy. 3500, 3700 के बीच में stocks trade कर रहा था. We bought it as a contra buy. Today you can see the price of more than 5,000. So in my viewpoint, I think today you have to basically have a conviction in the business and buy with the conviction in the business and stay invested. Maybe when the rally happens, I think you will get maximum amount of money from some of these quality stocks. इन्फोसिस पे आपका टेक, आईटी पे आपका टेक. मीनवाइल जरा एक बार निफ्टी लेके आइए. एक बार फिर से दिन के निचले स्तरों के नज़दीक तो नहीं, लेकिन हाँ एक डाउन स्विंग में करीब करीब 19,126 पे, और बैंक निफ्टी 42,850 के स्तर पर आकर ट्रेड करता हुआ डे की जो लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी है उसके आसपास. देवेंद्र जी, अक्सर कहा जाता है कि सेफ प्लेसेस टू हाइड, आई थिंक वो परसिस्ट करते हैं एफएमसीजी में, फार्मा में, आईटी में. आईटी की बात हम कर चुके हैं. मैं ये भी नहीं कह रहा हूँ कि शायद जब बाजार में गिरावट आएगी तो ये बिल्कुल स्थिर रहेंगे, डाउनसाइड यहाँ भी होगा, बट फार्मा में और आई थिंक एफएमसीजी में आपके प्रेफर्ड बायस क्या होंगे एट लोअर लेवल्स? So we are generally very confident about the pharma companies who are basically into contract manufacturing and also into the API segment. Though in some of the cases you find that I think the orders have not been forthcoming as much as they expected. But फिर भी मैं मानता हूँ कि I think these companies are relatively safe bets. Second most important जो कंपनी हमारे वहाँ जो स्पेशलिटी जनरिक्स बिजनेस के अंदर है, जैसे larger companies like Sun Pharma, larger companies like Cipla, Dr. Reddy's, these are some of the companies which are getting systematically higher margin on respective products, I think, which are specialty generic products. तो मेरा ऐसा समझता है कि आपको सिलेक्टिवली सम कंपनीज के अंदर अपना ध्यान बना के इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा. Maybe some of these companies have already moved up because of I think their recent performances. But मैं ऐसा समझता हूँ कि I think this current environment के अंदर market में correction आता है, तो some of these bigger companies which are having a greater potential can possibly give relatively better performance. So I would think that I think one will have to be playing relatively selective in buying some of the pharma companies, including the one which is coming up with the IPO today. It appears to be, I think, a relatively, I think, a safe company on the face of the business that they're into.
ब्लू जेट की जो आप बात कर रहे हैं। अच्छा देवेन, रिलायंस के नंबर्स इस वीकेंड पर आएंगे। रिलायंस के साथ साथ जो न्यूली ब्रांच्ड आउट इनकी एंटिटी है जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, और मुझे याद है जियो ने जब अपने नंबर्स पोस्ट किए थे इस बात का ज्यादा डिटेल दिया था कि किस तरह से उनका फुटप्रिंट कंज्यूमर लोन्स में, मर्चेंट लोन्स में बढ़ता हुआ दिखाई दे रहा है। आज सरप्राइजिंगली गिरते मार्केट में उस स्टॉक में तेजी देखने को मिल रही है। ये कितनी बड़ी अपॉर्चुनिटी रहेगी इस तरह के आइडियाज, यूनिक आइडियाज को बैग करने की, और इस पर आपकी क्या कॉल है? Well, I think very pertinent question, and I must say that I think Jio Financial Services का जो business model है, तो business model अभी unfold हो रहा है. I think on one side you have got NBFC vertical, then you have got AMC vertical, जहाँ पे उन्होंने Blackstone के साथ में tie up करके जो ETF products लाने की वो लोग ने एक indication दिया है. Those businesses are coming in. On third, I think they are likely to announce a tie up in the insurance businesses, which I believe I think could be quite significant, particularly in the area of micro insurance by using the fintech at the front end. And last but not the least, distribution products, which can possibly travel through their money control platform, which is having largest number of subscribers. So मैं ऐसा समझता हूँ कि I think the Jio Financial Services has a very unique proposition in the business per se. However, मैं ऐसा समझता हूँ कि उनकी जो बैलेंस शीट स्ट्रेंथ है उसके बेसिस पे आप देखें तो दे आर फॉलोइंग थर्ड ओनली आफ्टर एनडीएफसी बैंक, एसबीआई एंड देयर आफ्टर द जियो फाइनेंशियल सर्विसेज, आउटपेसिंग इवन कंपनीज लाइक आईसीआईसीआई, कोटक एंड एक्सिस एज फार एज द नेटवर्थ इज कंसर्न. तो मैं ऐसा समझता हूँ कि दिस कंपनी विल हैव सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ बिजनेस टू टॉक अबाउट इन कमिंग मंथ्स. So correction in the market definitely makes more sense to buy this stock into the portfolio for long-term investment. एक चीज बोलनी जरूरी बनती है because investors normally I think wants to buy everything after listening to such kind of comments immediately. Whereas I tell them that I think buy with conviction for long-term investment for making the wealth out of the portfolio. अच्छा देवेन जी, हम पहले जब मिड कैप्स की बात कर रहे थे, एक स्टॉक जो सबसे बड़ा हीरो रहा है इस रैली का वो पॉली कैब है। हालांकि अभी भी करेक्शन में आपको 5000 के ऊपर ही मिलेगा। क्या यहाँ पर कुछ और करेक्शन देखने को मिलेगा? और ये जो एक हॉट फेवरेट बना हुआ है रिटेल निवेशकों का, एफआईआईज का, डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशंस का, जो लोग नहीं ले पाए हैं उनके लिए क्या सलाह है? Well, an excellent company, probably I think one of the best business model that they have created in the space. However, एक चीज के ऊपर ध्यान रखना कि आप 45 के पी के ऊपर ये स्टॉक को ट्रेड कर रहे हो, whereas ग्रोथ आ रहा है 15 से 20% के बीच में. So you are giving 100% plus margin to the growth, and I think that is where I am little bit uncomfortable. Fundamentals of the company remain strong, business situation remains strong. They will have better business to report also, that is also given. और जो हिसाब से उन्होंने अलग-अलग वर्टिकल्स के अंदर इंक्लूडिंग रेलवेज के अंदर उन्होंने अपना कारोबार शुरू किया है, मैं समझता हूँ कि डिमांड के लिए इस कंपनी को चैलेंज नहीं है. आई थिंक देयर फोकस इज वेरी वेरी क्लियर. हाउएवर मार्केट वैल्यूएशन जो स्टीप है इसमें काफी स्टीप वैल्यूएशन है, वो शायद हेडरूम कम कर रहा है, आपका कमाने का एक चांस है वो थोड़ा कम कर रहा है. अनलेस द स्टॉक प्राइस करेक्ट मीनिंगफुली, then probably I think you will be buying an expensive stock which you may have to nurture in the portfolio for 2-3 years without much of an appreciation. अगर ये तैयारी है तो आप प्रीमियम वैल्यूएशन में लीजिए, अदरवाइज थोड़ा मार्केट में उचित रहेगा कि आपको करेक्शन के साथ में लेना जरूरी बनता है. देवेन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे लिए समय निकालकर डिटेल में बातचीत करने के लिए. और देवेन ने इनफैक्ट जो खास बात कही है कि जो काफी भाग चुके थे क्षेत्र, वहां पर ज्यादा करेक्शन आएगा, और आपकी अगर पोजीशन हो डिफेंस, रेलवे, कुछ रिफाइनिंग कंपनियों में, कमोडिटी स्टॉक्स में मुनाफा वसूली बांधने का शायद मौका आपको बाजार दे रहा है, वहां पर पोजीशंस अब और कटना शुरू होंगी, तो आप भी सतर्क रहिएगा. चलिए अब चलते हैं कि डीलिंग रूम का एक्शन क्या कह रहा है. कंसिडरिंग ये दूसरा सत्र लगातार जहां पर बिकवाली का दबाव कायम है और 19,129 पर निफ्टी इस समय, निफ्टी बैंक फिर से गोता खाकर 300 अंकों के नुकसान पर ट्रेड कर रहा है. यतिन बताइए डीलर्स क्या कह रहे हैं? गुड आफ्टरनून हर्षदा. दो स्टॉक्स जहां डीलर्स आज बाय ऑन डिप्स की रणनीति अपना रहे हैं, क्योंकि निफ्टी जो 100 डे मूविंग एवरेज के आसपास ही आपको दिखाई पड़ रही है, तो शायद बाजार में एक्सपेक्टेशन है कि शायद कल एक्सपायरी वाले दिन आपको थोड़ा बहुत बाउंस आता हुआ मिल सकता है, या प्रॉब्ली 1-2 दिन का वेटिंग पीरियड रह के आपको यहाँ बाउंस बैक आता हुआ दिखाई दे सकता है. तो सबसे पहले एसीसी एक काउंटर है जहाँ वो बीटीएसटी की रणनीति अपने क्लाइंट्स को सुझा रहे हैं. उनको लगता है कि काउंटर में 20 से 25 रुपये के अपसाइड्स आते हुए दिखाई दे सकते हैं. ओपन इंटरेस्ट में अच्छा एडिशन और लोअर लेवल्स पे एफआई की बाइंग आपको
आती हुई दिख रही है डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स के साथ। इसके अलावा एसीसी एक ऐसा सीमेंट काउंटर है जहां डीलर्स को लगता है कि नीचे की साइड पे 1860 से 1870 के टारगेट्स आ सकते हैं, इसीलिए यहाँ वो एक शॉर्ट पोजीशंस बिल्डअप करवा रहे हैं अपने क्लाइंट्स को। और ओपन इंटरेस्ट की बात करें तो 6% बढ़ा है, यानी फ्रेश एफआई शॉर्ट्स यहाँ देखने को मिल रहे हैं। शुक्रिया यतिन। तो शॉर्टिंग काफ़ी है और एफआईएस की तरफ से काफ़ी, अगर आप देखें स्टॉक फीचर्स में शॉर्टिंग भी हुई है आज, और एसीसी इसका आपके स्क्रीन पर उदाहरण है। लुक एट बैंक निफ्टी। बैंक निफ्टी अब डे लो पर, मैं कह रहा था कुछ देर पहले कि यहाँ पर एक स्ट्रक्चर इंट्राडे प्रोस्पेक्टिव से ऐसा बन रहा है जो कि एक सही स्ट्रक्चर नहीं है, वो शॉर्ट्स के फेवर में होगा। यतिन ने भी एक्सिस बैंक का जिक्र किया। 1% नीचे स्टॉक डे लो पर ट्रेड करता हुआ, और बैंक निफ्टी में एक फ्रेश ब्रेकडाउन और इंट्राडे लो पर बैंक निफ्टी ट्रेड करता हुआ। खैर इट्स ऑलमोस्ट 3:18 3:19 हो चुके हैं और बीटीएसटी कॉल्स के लेने का वक्त है। बीटी लूं या फिर एसटी लूं? प्रकाश सर क्या लेंगे आप? मैं लूंगा एसटीबीटी, और वो होगा गोदरेज प्रॉपर्टीज। यहाँ पर सेलिंग है, वीकनेस है, थक गया है, ऊपर नीचे आना चाहिए। ट्रेड कर रहा है 1582, स्टॉप होगा करीब 1600, डाउनसाइड 1550 पॉसिबल है। गोदरेज प्रॉपर्टीज। ओके, गोदरेज प्रॉपर्टीज आपका सेल है। और मानस आपका ट्रेड क्या रहेगा? देखिए मेरा ट्रेड टेक महिंद्रा पे बिकवाली करने का एक ट्रेड होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप देखिए तो टेक महिंद्रा ने अब 200 डे मूविंग एवरेज को भी ब्रीच किया है। लोअर टॉप लोअर बॉटम्स लगातार बन रहे हैं, तो आई थिंक यहाँ पर आपको गिरावट और देखने को मिल सकती है। तो टेक महिंद्रा के फ्यूचर में नवंबर वाले फ्यूचर में बिकवाली करने की राय रहेगी। करंट लेवल्स पे बिकवाली करिए, स्टॉप लॉस 1151 के रहेंगे और टारगेट 1100 रुपए के आसपास के रहेंगे टेक महिंद्रा के फ्यूचर में नवंबर मंथ वाले। जी हाँ, मैं अपनी स्क्रीन, डायरेक्टर साहब मैं जो बात की थी ना, प्लीज मानिए वो थोड़ी देर के लिए, जरा इसकी रोलओवर के फिगर्स पोस्ट कर दीजिएगा। टेक महिंद्रा आपकी स्क्रीन पे याद रखिएगा, इसके नंबर्स भी आने हैं। माइनस इसको शॉर्ट को ओवरनाइट कैरी भी कर रहे हैं एट 11:38। बीते 15 मिनट में इसमें जोरदार बिकवाली हुई, और जब ये लास्ट टाइम स्टॉक का जिक्र हुआ था इसी कार्यक्रम में, मैंने कहा भी था कि इट्स नाउ एग्जैक्टली इट्स 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज, और अब ये 200 डे मार्क के नीचे ट्रेड करता हुआ पोस्ट 1 अगस्त दिस ईयर। तो वाकई पेन है। बैंक निफ्टी डे लो 42,780। समित आप क्या ट्रेड कैरी करेंगे थर्सडे मॉर्निंग के लिए? एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज गिव अप कर दिया है। काफी लंबे अरसे से एक साइडवेज कंसोलिडेशन देख रहे थे, जो कि एक नीचे की तरफ रिजॉल्व हो रहा है। 719 कैनफिन उनका प्राइस है। टारगेट्स रहेंगे 705 700 रुपए के, स्टॉप लॉस रहेगा 730 का। ओके, अमित जी का शॉर्ट ट्रेड हो गया कैनफिन होम 720 पर। राजेश सतपुते जी आपका ट्रेड? वीरेंद्र जी मैं सेल करूंगा लालपात लैब। मुझे लगता है आज यहाँ पे लिक्विडेशन अच्छा हो रहा है। लालपात एंड मेट्रो दोनों में लिक्विडेशन है, तो अगर मैं सेल करूंगा तो लालपात के साथ जाऊंगा। मेरा स्टॉप लॉस होगा 2410 का, और जो टारगेट होगा वो रहेगा 2300 के आसपास। 2300 के आसपास ही, हाँ 2300 के आसपास ही सपोर्ट बन रहा है, तो इट्स सेल इन लालपात। ओके, तो डॉक्टर लालपात लास्ट में भी एक सेल साइड का ही ट्रेड। चंदन आपका ट्रेड क्या रहेगा? मार्केट का स्ट्रक्चर नेगेटिव है। निफ्टी कहीं कि 18,888 18,500 की तरफ बढ़ रहा है। स्टॉक वाइज नेगेटिव है। मैं पीआई इंडस्ट्री पे बिकवाली की सलाह दूंगा। शॉर्ट्स के बिल्टअप हुआ है, लोअर टॉप लोअर बॉटम हो रहा है, और मल्टीपल टाइम फ्रेम यहाँ पे ब्रेकडाउन देखने को मिल रहा है। तो पीआई इंडस्ट्री बिकवाली की सलाह रहेगी। 3,400 का स्टॉप लॉस, नीचे में 3100 तक के टारगेट बनने चाहिए। 3100 के लिए पीआई इंडस्ट्रीज में एक शॉर्ट का ट्रेड। रुचित आपकी बारी, क्या ट्रेड देंगे? वेल सेल साइड ही रहेगा मेरे साइड से भी, और वो रहेगा ABFRL में, आदित्य बिरला फैशन। सो आइडियली हमने देखा है कि जो रिसेंट अपमूव में मार्केट में रहा, उसमें ये स्टॉक ऑलरेडी एक रिलेटिव अंडर परफॉर्मेंस दिखा रहा था कि दूसरे सेक्टर के दूसरे स्टॉक्स के साथ साथ ये स्टॉक में इतनी स्ट्रेंथ नहीं थी। और अब फिर से जब सेलिंग हो रही है, तो सेलिंग के समय स्टॉक में वॉल्यूम्स काफी ज्यादा है। तो ये जो पैटर्न है कि अपमूव में कम वॉल्यूम्स होना, अंडर परफॉर्म करना, और सेलिंग में ज्यादा वॉल्यूम्स होता है, ये सब काफी नेगेटिव पैटर्न है। तो हमें लग रहा है कि बिकवाली कंटिन्यू रहेगी। एसटीबीटी के पर्सपेक्टिव से 218 के ऊपर स्टॉप लॉस रख के स्टॉक में बिकवाली करके जाए 200 के अराउंड के टारगेट्स के लिए। 200 का टारगेट यहाँ पर भी बेसिकली एसटीबीटी ट्रेड्स पर ही ध्यान है हमारे सभी जानकारों का। गौरांग, आप ही कुछ खरीदने के लिए ढूंढ के बैठे होंगे, बताइए आपका ट्रेड क्या है?
इंतजार तो बहुत समय से कर रहे थे, ऐसे मौके बहुत कम आते जैसे हम आपको बोल रहे थे अर्शदा। जी। तो एलेम्बिक फार्मास्यूटिकल्स पर नजर पड़ी है, मेरे ख्याल से मौजूदा स्तर करीबन 750 के आसपास होगा। यहाँ पर बुनियादी स्तर के आधार पर खरीदारी की राय है और लक्ष्य के रूप में फिलहाल तो 830 के लक्ष्य हमने निर्धारित किए। नतीजे दूसरी तिमाही के देखना अभी बाकी है और नतीजे अच्छे आए तो हम इस लक्ष्य को ऊपर की तरफ साध देंगे। ओके, तो ये एलेम्बिक फार्मा एक तेजी वाला ट्रेड, बाकी सभी जानकारों ने मंदी वाले ट्रेड्स ही आइडेंटिफाई किए हैं क्योंकि बाकी सब जानकार चार्ट्स देख रहे हैं और गौरांग एक बड़ा मौका देख रहे हैं गिरावट में तेजी करने का। अच्छा, याद रखिए कल मंथली एक्सपायरी है, तो एक दिन है यहाँ आज से कल में पोजीशंस को के लिहाज से जहां पर कुछ स्टॉक्स फिर से बैन में जाते हुए दिखाई देंगे। इंडिया बुल हाउसिंग फाइनेंस फिर से वो फेरिस्त में आ सकता है, 116% तक की पोजीशंस बनी है। डेल्टा कॉप में आज इतनी तेजी बनी कि यहाँ पर मार्केट वाइड पोजीशन लिमिट देखिए 100% का आ चुका है। एनएमडीसी 98%, जेएनएफसी 96%, मनप्पुरम में 92%, भेल भी, पीवीआर भी, पीएनबी भी, ये सभी स्टॉक दरअसल तैयारी कर रहे हैं बैन में जाने की। और ऑफ कोर्स फिर परसों जब हम मिलेंगे फ्राइडे को नई सीरीज होगी तो एक फ्रेश स्टार्ट देखने को मिलेगी। लेकिन लार्जली एक्सपायरी के लिहाज से अब पोजीशनिंग कैसी पढ़ी जाए? चंदन, यहां पर क्या लग रहा है? 19100, अच्छा मानस अगर आप बता सके 19100 इज सेफर या फिर 19000 की तरफ भी वो एक्सपायरी आती हुई दिखाई देगी? कौन सा लेवल आप देखना चाहेंगे एक्सपायरी के लिए? देखिए, मैं समझता हूँ कि क्योंकि आज कुछ इंपॉर्टेंट लेवल्स ब्रीच हुए हैं और पिछले 2 दिनों में जिस तरह के वॉल्यूम देखने को मिले हैं सेलिंग के टाइम पे, उसको देख के लग रहा है कि कल भी आपको प्रेशर देखने को मिलेगा। शायद हम 19,000 की तरफ जाने की कोशिश करेंगे। उसको वो बच गया तो अच्छा है, लेकिन पैटर्न निगेटिव है, सेटअप निगेटिव है। ऑप्शन में भी अगर आप डेटा देखें तो वो भी निगेटिव लगता है और मेरा समझना है कि शायद आपको एक्सपायरी 19,000 के आसपास की देखने को मिलेगी। ओके, 19,000 के आसपास तक की एक्सपायरी देखने को मिलेगी, यानी कि आज जो थोड़ा सा बहुत मामला संभलता हुआ दिखाई दिया था 19,080 के करीब, वो और बिगड़ सकता है। वीरू, क्या डेटा पॉइंट्स आप नोटिस कर रहे हैं एट दिस पॉइंट इन टाइम? क्योंकि रोल ओवर के आंकड़े भी ऐसे स्टॉक्स में ज्यादा हैं जहां पर मंदी हुई है। जैम भाजपा, देखिए मैं 2 बजे भी आपसे यही बात हुई थी कि 19,210 का स्टॉप लॉस लगाइए और फिर सेल ऑन राइज कीजिएगा। हम डे लो के आसपास क्लोज हो रहे हैं निफ्टी पर 19,113, इंट्राडे लो था हमारा करीब करीब 19,080। जब आपकी और मेरी 2 बजे मुलाकात हुई थी तो बात हुई थी तो लगभग 19 लगभग आप समझ लीजिए 170 का लेवल था। बैंक निफ्टी डे लो पे क्लोज हो रहा है और इनफैक्ट हर्षता ये जो बैंक निफ्टी का लो है ये आप समझ लीजिएगा कि 26 अप्रैल के बाद सबसे बड़ा लो, मतलब सबसे लोवेस्ट ट्रैजेक्टरी एंड बिलो 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। बहुत क्रिटिकल सपोर्ट बैंक निफ्टी के लिए ये 42,800 का जोन है और बैंक निफ्टी के लिए निफ्टी के लिए 19,000। तो एज ऑफ नाउ अगर आप शॉर्ट कैरी कर रहे हैं तो कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ग्लोबल मार्केट्स वैसे ही बहुत ठीक ठाक नहीं है, शॉर्टिंग काफी हुई है आज तक और मेरे ख्याल से अभी शॉर्ट्स ने ग्रिप ली है। अब लॉजिकली निफ्टी के लिए जो लेवल है ऑन द डाउन साइड, जब तक कि हम ऊपर की तरफ 19,350 या 400 ना काट दें, दैट्स ओनली 18,850 200 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। क्योंकि जो 19,000 का मनोवैज्ञानिक स्तर है या फिर जो ऑप्शन सपोर्ट है वो सिर्फ कल तक के लिए वैलिड है। कल के बाद उसकी वैलिडिटी कोई नहीं है, वो सिर्फ मंथली कॉन्ट्रैक्ट का बेस है। और जहां तक निफ्टी बैंक का सवाल है हर्षता, ये 42,800 825 काफी महत्वपूर्ण जोन है। ये है इसका एग्जैक्टली 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। लेके आइए स्क्रीन पे बैंक निफ्टी। अगर ये स्लिप होता है, ये टूटता है तो यहां से और दिक्कत आ सकती है। याद रखिएगा, ये मैं वीकली का जिक्र इसलिए कर रहा हूं क्योंकि वी आर हेडिंग टुवर्ड्स वीकेंड और यही है 50 वीक एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। सेटअप कमजोर है हर्षता, इसमें कोई दुराय नहीं है। क्लियरली एक वीकर सेटअप की तरफ मार्केट बैठता हुआ दिखाई दे रहा है और आज की पोजीशन दरअसल क्लियरली अक्रॉस द बोर्ड अनवाइंड होती हुई दिखाई दी है। बहुत ही चुनिंदा काउंटर्स है जहां पर हमने देखा आज तेजी की पोजीशंस बनी, उसमें कुछ ऑफ कोर्स आपके परसिस्टेंट जैसे काउंटर्स, ओरेकल फाइनेंस जैसे काउंटर्स थे। तो मिड कैप आईटी में थोड़ा थोड़ा करके खरीदारी का रुझान बना है, लेकिन लार्जली एक तरफा मंदी की पोजीशंस यहाँ पर मार्केट ने ली है। और क्लियरली आप मेटल्स को देखेंगे तो वहां से थोड़ा बहुत सपोर्ट मिला
और ओवरऑल मार्केट की चाल कमजोर। आखिरी 2.5 मिनट बचे हैं तो वॉल की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं यहाँ पर कौन से स्टॉक्स हैं जिन्होंने सबसे ज्यादा मार्केट की कमर तोड़ी और कहां पर जाकर थोड़ा सा सपोर्ट बनता दिखाई दिया है। तो निफ्टी 50 आपके सामने 19,120 के लेवल्स पर, आपको याद होगा 19,074 डे लो रहा है आज के लिए, तो हम डे लो के करीब ही जाकर टिक रहे हैं। 42,818 के लेवल्स, 331 पॉइंट वीकेस्ट पॉइंट पर निफ्टी बैंक भी ट्रेड करता हुआ और आज की बिकवाली फिर से मिड कैप्स लीड कर रहे थे। 250 पॉइंट का नुकसान उधर भी देखने को मिला है। स्मॉल कैप इंडेक्स में भी कमजोरी है, इसीलिए एडवांस डिक्लाइन रेशियो बेहद नेगेटिव। देखिए 850 बढ़ने वाले शेयर, गुड़ने वाली संख्या 2000 से ज्यादा की आज निकलती हुई दिखाई दी है। तो प्रेशर पॉइंट्स, पेन पॉइंट्स क्या रहे हैं इस मार्केट के, वो आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे एक एक करके। इन्फोसिस जैसे काउंटर्स में आज हमने बिकवाली देखी। आज हमने देखा इंडसइंड बैंक, आईसीआईसीआई बैंक जैसे स्टॉक्स भी कमजोर पड़ते हुए 2-2.5% तक का नुकसान वहां पर बनता दिखाई दिया है। इनफैक्ट रिलायंस इंडस्ट्रीज जैसे ट्रेड्स भी ज़्यादा सपोर्ट नहीं कर पाए हैं। 0.23% हल्की सी गिरावट, लेकिन एक नेगेटिव शेड के साथ ही ट्रेड बनता हुआ दिखाई दिया। तो ये कुछ वीकर विकेट्स रहे हैं आज के ट्रेड के। तेजी की तरफ ऑफ कोर्स कुछ काउंटर्स में मेटल कंपनियां थी, टाटा स्टील, हिंडाल्को, जेएसडब्ल्यू स्टील, जो तेजी की तरफ बैठती हुई दिखाई दी, वरना ओवरऑल मूड माहौल मार्केट का काफी ज्यादा नेगेटिव हो चला है। मिड कैप के कुछ लूजर्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आएंगे, जहां पर हमने देखा है आज ऑफ कोर्स एक बड़ा शेकआउट देखने को मिला। काफी चर्चित काउंटर्स में पॉलीकैब, एस्ट्रल जैसे स्टॉक सब करेक्ट होते हुए दिखाई दिए हैं। आज हमने देखा एबीबी जैसे काउंटर्स में भी हमने देखा अच्छी खासी करेक्शन। टॉप लूजर्स यहां पर दिखा देंगे तो ज्यादा आसान रहेगा, क्योंकि एक लंबी फहरिस्त थी आज लूजिंग काउंटर्स की, खास तौर से मिड कैप के साइड पर। तो कई ऐसे स्टॉक्स जिनकी धुलाई होती हुई। चलिए हीट मैप ही लेकर आइए आप स्क्रीन पर, वहीं से साफ हो जाएगा कि कितनी मंदी और कितनी अग्रेसिव मंदी हुई है। इन्फी, अपोलो हॉस्पिटल, एसबीआई लाइफ, सिप्ला जैसे ट्रेड्स, आयशर जैसे ट्रेड्स, इन सब में हमने देखा है करीब 2% तक का नॉक इनफैक्ट मार्केट ने लिया। बैंकों में आईसीआईसीआई इंडेक्स, इंडसइंड, एक्सिस के नंबर से पहले करीब 1% तक का करेक्शन देखने को मिला है। टेक महिंद्रा के नंबर्स मार्केट बंद होने के साथ ही आएंगे, तो वहां पर भी हमने देखा थोड़ा सा साइडवेज ही मूव था। और कोल इंडिया, टाटा स्टील जैसे स्टॉक्स, एसबीआई में हल्की सी खरीदारी बनती हुई दिखाई दी है। हिंडाल्को में हमने देखा थोड़ा सा सपोर्ट मिला, लेकिन क्लियरली एक और सत्र जहां पर हमने देखा है नेगेटिव साइड पर ही ट्रेड, 155 अंकों की गिरावट पर ये इंडेक्स जाकर टिक रहा है। सीधा सौदा का अपडेट है तो वो लेकर आइएगा प्लीज स्क्रीन पर, जहां पर मेरे ख्याल में मंदी वाले सौदों का साथ आशीष और नीरज ने फिर पकड़ा। महिंद्रा हॉलिडेज, महिंद्रा लॉजिस्टिक्स नेगेटिव साइड पर, लेकिन तेजी में अंबर और टोरेंट फार्मा थे जो आशीष ने आपके लिए सुबह में आइडेंटिफाई किए। लेकर आइए नीरज के पोर्टफोलियो को, तो वहां पर डेल्टा कॉप, एवेन्यू सुपरमार्ट, द्वारिकेश और सीएमएस इन्फो सिस्टम जैसे स्टॉक्स थे जहां पर कुछ रिलीफ रैली जरूर देखने को मिली। जी हाँ, चलिए, तो ये क्लोजिंग बेहद खराब है। अगर आप मंदड़िए हैं और आपने शॉर्ट ली है तो अच्छी है, बट कल है गुरुवार, यानी अक्टूबर सीरीज की एक्सपायरी। याद रखिएगा दोनों इंडस्ट्रीज की, निफ्टी बैंक की एक्सपायरी एक साथ होगी, क्योंकि ये मंथली कॉन्ट्रैक्ट की एक्सपायरी है। तो आपसे फिर हर्षदा, मेरी, आशीष, नीरज जी और अनुज की सुबह होगी मुलाकात मॉर्निंग कॉल में, और उसके बाद मुनाफे की तैयारी में। तब तक के लिए नमस्कार।